हाय गाइस, वेलकम बैक टू लोकी साइकोलॉजिस्ट। एंड हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं डीओपीटी को विद इट्स यूनिट 1 पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। आई नो बहुत डिलेड है, बट डोंट वरी, वी स्टिल हैव व्हाट 1 2 3 4 days टू कवर द होल थिंग। 5th डे पे तुम लोग पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना। मैं चारों यूनिट एक दिन में कवर करा दूंगी विद द PYQs। तो आज हम करेंगे साइकोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या होता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न व्यूज़ ऑफ इट। तो सो सी व्हाट आई विल डू इज़, मैं सबसे पहले तुम्हें ईस्टर्न व्यूज़ करा दूंगी, योगा एंड वेदांता, उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस करा दूंगी। आफ्टर दैट वील स्टार्ट विद वेस्टर्न व्यूज़, क्योंकि ये टॉपिक आपको एक साथ कंप्लीट लगेगा। सो वील मूव लाइक दैट। अब पहले समझते हैं पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री was first introduced by Kurt Dazinger. It since has been adopted and expanded by several historians of psychology. At its core, a polycentric history rejects the idea that psychology has a single origin or single developmental pathway. Instead, it emphasizes that, देखो आसान भाषा में बोलूँ तो पहली बात तो ये वर्ड या नेम याद रखना, कर्ट डाजिंगर। इन्होंने हमें बताया था कि पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री क्या होती है, लाइक द बेसिक टर्म ही गेव। एंड पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री का मतलब होता है कि साइकोलॉजी की एक हिस्ट्री नहीं है। हमने हमेशा साइकोलॉजी कैसे पढ़ी है कि वुंड ने स्टार्ट करी, फिर जेम्स आए, फिर आगे अपना बिहेवियरिज्म आया एंड ऑल दैट। तो हमने इस तरीके से पढ़ी है, जबकि साइकोलॉजी इतनी वेस्टर्न वे में आइसोलेटेड नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी स्टार्ट हुआ था, इंडियन एरियाज़ में, एशियन एरिया में, ईस्टर्न कल्चर्स, हर जगह साइकोलॉजी अपनी अलग अलग डेवलप हो रही थी। ये कह लो कि वुंड ने फर्स्ट लैब इस्टेब्लिश कर दी, तो इसलिए उनका नाम सबसे आगे आ गया। तो हमारी जो पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी होती है वो कहती है कि जो साइकोलॉजी है वो अलग अलग जगह पे उसकी अलग अलग हिस्ट्री है, उसके मल्टीपल सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट है, वो एक जगह से नहीं स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये सेंटर्स जो है इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को और इवॉल्व होते रहते हैं। No one nation's history, especially not American psychology, should be taken as the history of psychology, जैसे कि मैंने बताया अभी। This approach emerged because of increasing internationalization of psychology, made it clear that the traditional America-centric narrative was incomplete. जैसे जैसे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी हो, वैसे वैसे पता लगा कि सिर्फ एक अमेरिकन व्यू को देखना है इज़ नॉट द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अब ये देखते हैं पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री को क्यों प्रपोज करा गया था। तो दैट्स बिकॉज पहले की जो हमारी सिंगल सेंटर्ड हिस्ट्रीज थी उसके अंदर देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स। ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स ने हमेशा कहा है कि वन ने लैबोरेटरी एस्टैब्लिश करी लेब्जिक के अंदर, पूरा उन्होंने अपना US के अंदर अपने स्टूडेंट्स के साथ कैरी आउट करा, तो US एक सेंट्रल मॉडल बन गया, एक यूनिवर्सल मॉडल बन गया पूरी साइकोलॉजी का। ये व्यू जो है ये हेविली शेप्ड है हमारे कुछ फिगर्स से, जैसे कि बोरिंग, जिनके वर्क के अंदर उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी का ओरिजिन ही वहाँ से है। बट देन अगैन इन हिज बुक ऑल्सो ही मैंशनड कि जर्मन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यू कैन से कि हाँ भाई वो वुंड ने स्टार्ट करी थी। अमेरिकन साइकोलॉजी को उन्होंने सेंटर बोला आफ्टर World War II, बिकॉज ऑब्वियसली अमेरिका गॉट ऑल द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एज द कोर साइंस विद अप्लाइड फील्ड्स सीन एज सेकेंडरी। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो कोर साइंस जो थी, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी थी, उसको कहा कि भाई दिस इज़ योर कोर साइंस, बाकी फील्ड्स को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दिया। दिस वर्जन ऑफ हिस्ट्री बिकेम डोमिनेंट बिकॉज आफ्टर World War II यूनाइटेड स्टेट्स के बाद बहुत ज़्यादा एक पावर आ गई थी, बीट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, पॉलिटिकल और फाइनेंसेस। यूरोप जो था वो पूरा डेविस्टेटेड हो गया था, तो US ऑब्वियसली आपका अनक्वेश्चनड सेंटर बन गया ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए, नॉलेज प्रोडक्शन के लिए। साइकोलॉजी उस पॉइंट तक स्प्रेड नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या मिडिल ईस्ट के अंदर, इसलिए एक सेंट्रल पेरिफेरी मॉडल बन गया जहाँ पे US जो था उसको सेंट्रल बोल दिया ऑफ यूनिवर्सल साइकोलॉजी। एक तरह से US पे हेजेमनी हो गई। एवरी अदर कंट्री कुड ओनली प्रोड्यूस अ लोकल साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो हमारे कर्ट डाजिंगर थे उन्होंने कहा कि ये मॉडल जो है ये हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, एंड थ्योरेटिकली बहुत लिमिटिंग है, क्योंकि आपने बहुत साइकोलॉजी इतनी सब्जेक्टिव फील्ड है और आपने उसको एक ही जगह पे इतना ऑब्जेक्टिव बना दिया, हाउ कैन दैट वर्क। ठीक है, अब देखते हैं पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री एक्चुअलिटी में क्या प्रपोज करती है। पहली चीज़ तो साइकोलॉजी के बहुत सारे सेंटर्स होंगे, एक सेंटर नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, इवन इफ हिस्ट्री ने उसको इग्नोर कर दिया। जैसे जर्मनी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आई, फ्रांस में उस टाइम के आसपास हिप्नोसिस डेवलप हो रहा था, साइकोपैथोलॉजी डेवलप हो रही थी, क्राइट साइकोलॉजी डेवलप हो रही थी। इंग्लैंड में साइकोमेट्रिसिस डेवलप हुआ, स्टेटिस्टिक्स हुआ, एवोल्यूशनरी थॉट डेवलप हुआ। US में अप्लाइड वर्जन डेवलप हुए, बिहेवियरिज्म हुआ, क्लिनिकल एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी। ये सारी फील्ड्स वो थी जो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक एक तरह से आप कह लो, तो इस पर फोकस और भी ज़्यादा गया।
तो जो बाकी रीजन्स थे उन्होंने अपने लोकल ट्रेडिशंस एंड अडेप्टेशंस को लिया, और हर एक सेंटर जो था उसका कहीं ना कुछ वैल्यूएबल आया निकला। एंड किसी भी चीज़ को आप एक सिंगल ओरिजिन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। नॉट जस्ट मेनी लोकल हिस्ट्री बट इंटरकनेक्शंस। एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री का मतलब है बहुत सारी हिस्ट्रीज है। डैजिंगर ने कहा कि जो पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री है वो सिर्फ लिस्ट नहीं है डिस्कनेक्टेड हिस्ट्रीज़ की, इंस्टेड वो फोकस करता है रिलेशनशिप क्या है इन सेंटर्स के अंदर, कैसे आइडियाज़ का फ्लो हो रहा है, स्टूडेंट्स, मेथड्स, टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स का फ्लो हो रहा है, क्या अडेप्ट करी जा रही हैं चीज़ें, क्या मिस इंटरप्रिटेशंस हैं, क्या रेजिस्टेंस है अक्रॉस कल्चर्स, साइकोलॉजी कैसे ट्रांसफॉर्म करती है एज कॉन्सेप्ट ट्रैवल। दिस इज़ द हार्ट ऑफ द अप्रोच ऑब्वियसली। तो स्टूडेंट्स जैसे लेप्जिक में ट्रैवल करे, अपने आइडियाज़ लेके गए वहाँ से उन्होंने सीखा और फिर अपनी होम कंट्रीज़ के अंदर और नए आइडियाज़ लेके आए। फ्रांस इन्फ्लुएंस अर्जेंटीना थ्रू लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशनल नेटवर्क्स। अमेरिकन टेस्ट वर एक्सपोर्टेड ग्लोबली, पर काफ़ी जगह उन्होंने एक्सेप्ट करा, काफ़ी उन्हें रिजेक्ट करा, बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऑब्वियसली बिकॉज कल्चर आपका बहुत वेरी करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेबल हो। Refugee psychologists from Europe reshaped American psychology in 1930s. Psychology evolves through movement, not isolation. तो कैसे थ्रू आउट कंट्रीज प्लेसेस जो मूवमेंट हुआ उसको पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री ट्रेस करती है। इंटरनेशनलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ी ऑब्वियसली साइकोलॉजी की भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, सारी कंट्रीज़ अपनी अपनी रिसर्चेस करने लग गई, नॉट सारी बट बहुत सारी कंट्रीज़। इंटरनेशनल एसोसिएशंस एक्सपैंड होते रहे, टेक्स्ट बुक्स के अंदर एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव आने लगा, इंडिजिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बनने लग गया था उस पॉइंट पे, क्योंकि साइकोलॉजी नो लॉन्गर वाज कंसंट्रेटेड इन वन कंट्री। ठीक है, एक सेंटर पर लाई नहीं कर रही थी, अलग अलग जगहों से डेवलप करने लग गई थी। इंडिजिनाइजेशन की अगर हम बात करें तो पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री प्लेस क्लोज अटेंशन टू इंडिजिनाइजेशन विच रेफर्स टू कंट्रीज़ कैसे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को अडेप्ट करती है जो बाहर से आ रहे हैं, कैसे थ्योरीज टेस्ट को शेप करा जाता है अपने लोकल कल्चर्स में फिट करने के लिए, कैसे इम्पोर्टेड आइडियाज़ कई बार फेल हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जब वो अक्रॉस बॉर्डर्स मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि बहुत सारे इफ़ यू रिमेंबर 12th के अंदर तुमने पढ़ा होगा इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर, तो काफ़ी सारे टेस्ट जो थे उनको अडेप्ट करा गया था, हिंदी इंग्लिश टेस्ट को हिंदी में करवाया गया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इंडिजिनाइजेशन ये हाईलाइट करते हैं कि साइकोलॉजिकल आइडियाज़ जो है वो ट्रैवल करते हैं बट वो अनचेंज नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं आपके लोकल कल्चर से शेप होंगे, पॉलिटिक्स, सोशल नीड्स, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इन सबसे शेप होते हैं। ठीक है, इंडिया, फिलीपींस और ताइवान वर द मेजर सेंटर्स जहाँ पे इंडिजिनाइजेशन हुई वेस्टर्न साइकोलॉजी की। अब एग्जाम्पल देख लें तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन अर्जेंटीना देखते हैं। अर्जेंटीना हिस्टोरिकली व्यूड फ्रांस एज कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली क्लोज। फ्रांस के जो भी साइकोलॉजिकल आइडियाज़ थे, बीटी और क्लिनिकल साइकोलॉजी के या फिलोसफिकल साइकोलॉजी के, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे अर्जेंटीना के अंदर। इवन मतलब अमेरिकन और जर्मन आइडियाज़ भी उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे। This is polycentric because it studies cross-national interaction, not Argentina in isolation. पूरे नेशन वाइज कैसे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आपके कुछ पर्टिकुलर आइडियाज़ ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरे आइडियाज़ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि क्लिनिकल और फिलोसफिकल का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इट शोज साइकोलॉजीज डेवलपमेंट एज रिलेशनल नॉट अ नेशनल प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग फ्रॉम फ्रांस टू यूएस। बिने एंड साइमन का जो टेस्ट था वो फ्रांस के अंदर बना था, यूएस ने वो आगे अडॉप्ट कर लिया था एंड बाद में इसको एजुकेशनल सिस्टम से लिंक कर दिया था, स्कूलिंग से लिंक कर दिया था, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करा था इन लोग ने। फ्रांस सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम रिलाइड मोर ऑन एक्सपर्ट जजमेंट। तो फ्रांस के अंदर था कि आप एक्सपर्ट्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, टेस्ट पे नहीं कर रहे थे। तो ये कंपैरेटिव रिलेशनल अप्रोच है जो पैटर्न्स रिवील करती हैं इन हिस्ट्रीज़ के बीच में। रिफ्यूजी साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो जैसे ही नाजीज पावर के अंदर आए तो बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग साइकोलॉजिस्ट जो थे वो यूएस में चले गए, उनके आइडियाज़ ट्रांसफॉर्म होने लग गए अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के रिलेशन में। कुछ कॉन्सेप्ट्स मिसअंडरस्टूड हो गए थे, रिजेक्ट कर दिए गए थे, बाकियों ने फील्ड पूरी शेप कर दी, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी हो गई, अप्लाइड साइकोलॉजी हो गई। देन की थीम्स क्या क्या होती हैं पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री में, कि जो आइडियाज़ हैं कि वो कैसे माइग्रेट कर रहे हैं, कौन से आइडियाज़ ट्रैवल कर रहे हैं इजीली, कौन से नहीं कर रहे हैं और क्यों, क्या कंट्रीज री इंटरप्रेट करती है सेम थ्योरी को, क्या पॉलिटिकल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल फोर्सेस इन एक्सचेंज को शेप करती है और कैसे करती है, क्यों करती हैं। हाउ डू ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स इन, अगर कोई बहुत ज़्यादा पावर पे है ग्लोबली तो वो कैसे आपकी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर रहा है।
इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो कैसे साइकोलॉजी को डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ग्लोबल रिलेशनल और हिस्टोरिकली ग्राउंडेड अप्रोच को हम एक तरह से पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री के अंदर मानते हैं। आज के टाइम पे क्यों मैटर करती है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, तो ये आपका एक आइडिया जो है ना कि साइकोलॉजी सिर्फ अमेरिकन है या जर्मन है उसको करेक्ट करती है, ठीक है। ये एक्नॉलेज करती है कि ग्लोबली लोगों ने कंट्रीब्यूट करा और स्टूडेंट्स को समझने में समझने में हेल्प करती है कि साइकोलॉजी जो है वो कल्चरली एम्बेडेड है, ठीक है। ज़्यादा इंक्लूसिव टीचिंग होती है इससे, राइटिंग, रिसर्च, ये बायस्ड पार्शियल या पॉलिटिकली शेप्ड हिस्ट्रीज को एक तरह से स्प्रेड होने से रोकती है और सपोर्ट करती है कि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हो जो कि लोकली ग्राउंडेड हो और ग्लोबली इन्फॉर्म्ड हो, ठीक है। देन वी हैव साइकोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये पॉलीसेंट्रिक हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इज बेसिकली और मेन ओवरव्यू। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे दो टाइप की हमारी जो व्यूज़ हैं, एक हमारे साइकोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे हम, एक हम ईस्टर्न व्यू से पढ़ेंगे, एक हम वेस्टर्न व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ईस्टर्न व्यूज़ के अंदर हमारे दो मेजर पार्ट आते हैं विच इज़ योर योगा एंड वेदांता। तो इंडियन व्यूज़ को हम क्यों पढ़ते हैं? When discussing consciousness, Western psychology typically focus on ordinary everyday states जैसे कि perception, memory, attention, sleep, dreams। पर अगर हम इंडियन साइकोलॉजी की बात करें तो उन्होंने कॉन्शियसनेस को बहुत लंबे टाइम तक एग्जामिन करा और एक हायर सुपीरियर स्टेट के बारे में बात करी है, जैसे मेडिटेशन हो गया, ट्रांसेंडेंस हो गया, लिबरेशन हो गया। तो इंडियन पर्सपेक्टिव जो है, ट्रांसेंडेंस इज बेसिकली गोइंग टू अ डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर, ठीक है। ये मैं पूरा डिटेल में करूँगी जब हम आगे सिद्धीज वगैरह में जाएंगे। तो इंडियन पर्सपेक्टिव जो है वो कॉन्ट्रास्ट मिलता है हमें वेस्टर्न से कि जो जिन्हें बहुत ज़्यादा एम्पेरिकल और क्लिनिकल माना गया है। एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपको कॉन्शियसनेस की एज अ डायनामिक लेयर्ड कॉन्सेप्ट विच इज़ केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सिस्टमैटिक टेक्निक्स की बात करें तो काफ़ी सारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो आपका माइंड का स्टेट अल्टर कर सकती है, ठीक है, जो कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में बहुत लेट एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई थी। इंडिया साइकोलॉजी के अंदर हम देखें, अगर ईस्टर्न साइकोलॉजी देख लो तो दो पार्ट हैं इसके, योगा साइकोलॉजी और अद्वैत वेदांता। योगा साइकोलॉजी इज अ हाईली सिस्टमैटिक प्रैक्टिकल साइंस ऑफ द माइंड। अद्वैत वेदांता एक ज़्यादा फिलोसफिकल नॉन डुअल व्यू ऑफ कॉन्शियसनेस है। नॉन डुअल क्या है क्या नहीं है वो सब मैं एकदम आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझाऊंगी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट योगा। Yoga, especially in the system of Patanjali, is not merely a physical exercise. It is a psychology of mind transformation based on Sankhya philosophy. योगा एक सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तरीका है जिससे आप अपना माइंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पतंजलि के जो योगा सूत्रास हैं वो देयर इट हैज़ फ्यूअर देन 200 कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब 200 से कम सूत्रास हैं, पर ये सूत्रास जो हैं बहुत क्रिप्टिक हैं एंड इतने इट्स लाइक बहुत सारे इसमें स्कॉलर्स हैं जैसे कि और व्यास और वकस्पति मिश्रा और विजना बिकासू। तो ये इनकी स्टडीज़ को करना, इनके जो इन्होंने बहुत सारी इन पे वो दी हुई है, कमेंट्रीज दी हुई हैं, अपनी अपनी अलग अलग से बुक्स भी निकाली हुई हैं, तो उनको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट योगा इज़ ऑल टुगेदर। फिलोसफिकल बायस की बात करें तो संख्या का डुअलिज्म हम देखते हैं। तो योगा जो है वो हेवीली ड्रॉ करते हैं अपनी संख्या मेटाफिजिक्स से। संख्या वाज लाइक फिलॉसफी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन्होंने कहा कि रियलिटी जो है उसको हम दो प्रिंसिपल में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्रकृति, एक होता है पुरुष। तो प्रकृति इज योर नेचर और मैटर, जो आपका मटेरियल वर्ल्ड है, जो आपके माइंड हो गए, सेंसेस हो गए, बॉडी, थॉट्स, इमोशंस, ये चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं। इट इज़ गवर्न बाय योर कर्म, योर कॉज एंड इफेक्ट, ओके। अब हो सकता है तुम्हें इसमें बहुत सारी चीज़ लगेगी कि यार ये तो बहुत फिलोसफिकल चीज़ है, देन ये फिलोसफिकल ही हमारा पूरा टॉपिक है। सो या देन वी हैव पुरुष विच इज़ योर प्योर कॉन्शियसनेस, जो कि ऑब्जर्वर है, जो रियल सेल्फ है आपकी, जो अवेयरनेस है वो अनचेंजिंग है, इनएक्टिव है और इटर्नल है, ठीक है। ये आपका इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस फील होगा बट वो एक्ट नहीं करती, ठीक है। प्रॉब्लम ये कि ड्यू टू अविद्या विच इज़ योर इग्नोरेंस, पुरुष मिस्टेकनली आइडेंटिफाइज विद प्रकृति। आपको लगता है कि वो दोनों चीज़ें सेम है, लाइक योर माइंड बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, आपको लगता है वो इट्स द सेम, जबकि इट इज़ नॉट द सेम, ठीक है। This produces bondage, confusion and suffering. Yoga therefore aims to break this identification. So हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है ऑब्जर्वर, रियल सेल्फ जो है हमारी, वो भी हमारी वही है जो हमारी बॉडी है, जबकि वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडी। देन वी हैव चित्त एंड वित्तीस, ठीक है।
तो ये हमारा कोर है योगा साइकोलॉजी का. चित्त इज बेसिकली योर माइंड और योर साइकी और योर इनर इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपका इंटेलेक्ट हो गया, ईगो हो गया, मेमोरी हो गया, सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स हो गए, सेंसरी प्रोसेसेस हो गए, मेंटल फंक्शंस हो गए, इन सबको गाइड करता है. ठीक है, इसके अंदर 3 गुण की हम बात करते हैं, विच इज़ योर सत्व, रजस एंड तमस. सो सत्व इज ऑल योर क्लैरिटी, लाइटनेस, प्योरिटी. रजस इज योर एक्टिविटी, रिलेंटलेस. एंड तमस इज योर इनर्जी और डलनेस. ठीक है, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन डिटेल, बट लाइक इन प्रीवियस सेमेस्टर्स, बट आई स्टिल गो ओवर इट अगैन. तो ये गुण जो है ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इसलिए माइंड आपका कॉन्स्टेंटली मोशन में वर्क करता है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वृत्तिस, तो वो मॉडिफिकेशन होती हैं, या आपके एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड होती हैं. जो भी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, परसेप्शन है, फैंटेसीज हैं, मेमोरीज हैं, ड्रीम्स हैं, वो सब वृत्तिज होती हैं. ठीक है, योगा को डेफिनेशन जो है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा. सो इट इज़ बेसिकली योगा इज़ द रिस्ट्रेंट ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड. ठीक है, मतलब इसका बेसिक मतलब ये कि जो कॉन्टिन्यूस आपका मेमोरी, आपका ब्रेन में फंक्शन होता है, या जो मेंटल फ्लक्चुएशंस होती हैं, ये सब इसलिए होती हैं, ये सब को रोकने के लिए योगा इज़ व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस. जो कि आपका कॉन्टिन्यूसली मेंटल स्टेट चेंज होते रहते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये वो, इन सबको एक स्टॉप करने के लिए. दैट इज़ व्हाट योगा इज़. योगा इज़ द रिस्ट्रेंट टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड. माइंड की मॉडिफिकेशंस को रिस्ट्रेंट करने के लिए योगा होता है. देन हमारी 5 टाइप की वृत्तिज होती है मेजरली, मेंटल प्रोसेसेस जो हमारे होते हैं. तो पतंजलि ने इनको 5 कैटेगरीज के अंदर दिया. फर्स्ट इज प्रमना, विच इज़ योर वैलिड कॉग्निशन. जैसे कि वो तरीके जिससे हम चीज़ों को ढंग से समझ सकते हैं, जैसे कि आपका डायरेक्ट परसेप्शन हो गया, इन्फरेंस हो गई, अथॉरिटेटिव टेस्टिमोनी हो गई. सेकंड इज़ योर विपराया, विच इज़ योर एरर या मिसपरसेप्शन. तो कोई इनकरेक्ट नॉलेज है या इल्यूजन है, वो सब इसके अंदर आएगा. जैसे कि आपको 2 मून दिख रहे हैं अंडर प्रेशर ऑन द आई बॉल, जबकि मून तो एक ही होता है. देन वी हैव विकल्प. विकल्प इज समथिंग दैट इज़ इन योर इमेजिनेशन, समथिंग दैट्स इन योर फैंटेसी. तो ये वो थॉट्स हैं जो रियल ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड ही नहीं है. जैसे आपके डे ड्रीम हो गए, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट हो गए, आप माइंड में कई बार लगता है अरे मैं इससे मिल ली, अरे वो हो जाएगा, बट एक्चुअलिटी में कुछ हो नहीं रहा होता. दैट इज़ इन योर इमेजिनेशन. फोर्थ इज योर निद्रा, विच इज़ योर स्लीप. सो इट इज़ अ यूनिक वृत्ति वेयर देर इज़ नो सेंसरी इनपुट, बट आपको एक एब्सेंस का एक्सपीरियंस होता है. जब आप उठते हो तो जैसे कि अरे यार आई स्लेप्ट वेल, इट मीन्स कि कुछ मेंटल प्रोसेसेस तो एक्टिव हैं उस टाइम पे, बट सारा कुछ एक्टिव नहीं है. यू काइंड ऑफ इट्स लाइक हाफ डेड वाला सिचुएशन, वेर यू आर नॉट अलाइव बट यू आर नॉट डेड वाला सिचुएशन. देन वी हैव स्मृति. स्मृति इज़ योर मेमोरी और रिकलेक्शन, जिसमें आप आपके पास्ट इंप्रेशंस को होल्ड करते हो ताकि वो रीअपियर हो सके जब आपको उनकी नीड हो. ये जो 5 वृत्तिज हैं, दे कवर एवरी मेंटल फिनोमिना फ्रॉम योर परसेप्शन टू इमेजिनेशन टू ड्रीम्स. ठीक है, तो इन्होंने कहा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम कहते हैं ना कि मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी होती है, तो इन्होंने कहा कि भाई पूरा का पूरा कॉग्निटिव साइकोलॉजी हम 5 चीज़ों में सम अप करते हैं. तो या ऑल्दो दिस इज़ वे बिफोर कॉग्निटिव साइकोलॉजी केम, तो डू नॉट लिंक दैट देयर, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है. अब इन्होंने कहा देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ द माइंड, चित्त भूमि जिसको कहते हैं हम. तो व्यासा ने 5 जनरल स्टेट या फिर प्लेन्स ऑफ माइंड बताए, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्टेबल और हाउ रेस्टलेस अ पर्सन's माइंड इज. तो फर्स्ट इज योर कशिप्त, विच इज़ एकदम डिस्ट्रैक्टेड, वैंडरिंग माइंड, रेस्टलेस, ड्रिवन बाय डिजायर्स. कोई आपका कंड्यूसिव नहीं है, आपको लगता है कि मेडिटेशन करनी नहीं है, बस यू आर जस्ट रेस्टलेस, कंप्लीटली रेस्टलेस, द ADHD ब्रेन. सो दैट्स व्हाट. नेक्स्ट इज योर मुद, विच इज़ योर डल माइंड, एकदम हैवी, तामसिक, ड्राउजी, लैक्स क्लैरिटी, अनसूटेबल, मतलब थोड़ा सा आपको डिप्रेस्ड जो फेज ऑफ माइंड होता है, दैट इज दैट. देन वी हैव विक्षिप्त. विक्षिप्त इज योर पार्शियली फोकस्ड माइंड. अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं फोकस की तरफ, कई बार फोकस कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता, तो ये कॉमन हमारा एवरीडे माइंड जो है. देन वी हैव एकाग्र, विच इज़ योर एकदम ही हाईली पॉइंटेड माइंड. ठीक है, एक ही जगह आपका कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है, लेजर लाइक अटेंशन है, योगिक प्रैक्टिस के लिए बहुत आइडियल है. Then we have niruddha, fully restrained mind, मतलब all your vrittis have stopped, you are in your deepest meditative absorption, जिससे कि फिर आपका एंड में समाधि होता है. ठीक है, तो इट्स लाइक दैट इज द लास्ट स्टेज व्हेन यू से ना somebody has attained मोक्ष और somebody is like गौतम बुद्ध, एंड में जो उनका स्टेट था, दैट इज निरुद्ध. तो जो हमारे फर्स्ट 3 स्टेट्स होते हैं, दे आर नोन एज व्यथुना. तो ये जो 3 स्टेट्स हैं हमारे, दे आर नोन एज व्यथुना बिकॉज दे आर थोड़े आउटवर्ड ओरिएंटेड, स्टिल इनटू द वर्ल्ड वाली चीज़. लास्ट 2 जो है वो इनवर्ड ओरिएंटेड होते हैं. दीज आर फॉर योर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन.
देन वी हैव संस्काराज एंड कर्म, द डायनामिक फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमारे जो संस्कार होते हैं, दीज आर रेजिडुअल इम्प्रेशंस। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एक सटल इम्प्रिंट छोड़ जाता है आपके चित्त पे। तो ओवर टाइम ये एक्सपीरियंस जो है अक्यूमुलेट होते हैं, इससे आपके आगे के फ्यूचर थॉट्स इन्फ्लुएंस होते हैं, एक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं, ये बाद में एज मेमोरीज और डिज़ायर्स और हैबिट्स की तरह निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप वसनास विच इज़ योर डीप रूटेड टेंडेंसीज। ठीक है, तो देर आर सम स्कार्स दैट आर ऑल्सो कमिंग इन आर लाइफ फ्रॉम आर पास्ट लाइफ्स। पुराने टाइम में मे बी समथिंग दैट यू रिपीटेड और समथिंग दैट यू लर्नड, वो कहीं ना कहीं आपकी इस लाइफ के अंदर भी इन्फ्लुएंस आ रहा है। देन वी हैव कर्मस्या, इट इज़ दी स्टोर हाउस ऑफ ऑल योर कार्मिक इंप्रेशंस। ठीक है, तो इसमें आपके हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फियर्स, पर्सनैलिटी टेंडेंसी, पैटर्न्स ऑफ रिएक्टिंग टू सिचुएशन, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो योगा सीज एवरीडे कॉन्शियसनेस एज अ स्ट्रीम, जिसमें कॉन्स्टेंटली आपका इन्फ्लुएंस आ रहा है बाय वृत्तिज, पास्ट संस्कार्स, लेटेंट वासनास एंड डिजायर्स एंड मोटिवेशंस। देन वी हैव वाई रिस्ट्रेनिंग द माइंड मैटर्स। योगा ने जैसे कहा कि योगा का जो डेफिनेशन था, यू हैव टू लर्न दैट डेफिनेशन, योगा चित्त वृत्ति निरोध। तो इट इज़ बेसिकली आप रिस्ट्रेन कर रहे हो अपने माइंड को। ठीक है, आपके जो माइंड में प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो एक्टिवनेस, उसको आप एकदम रिस्ट्रेन कर रहे हो। क्यों ज़रूरी है करना? जितने टाइम तक आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आप मिस आइडेंटिफाई करते रहोगे थॉट्स, इमोशंस, सेंसरी एक्सपीरियंसेस। इससे आपकी डिससेटिस्फैक्शन होगी, एंग्जाइटी होगी, सफरिंग होगी। बट जब आपकी सारी की सारी वृत्ति जो है वो कंप्लीटली रिस्ट्रेन हो जाएगी, तो माइंड एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, एकदम स्टिल बन जाएगा। इस स्टिलनेस के अंदर पुरुष रिवील्स इट्स ट्रू नेचर। पुरुष इज व्हाट योर ट्रू सेल्फ। सो एज पर दिस फिलोसफी आपको है कि हाँ, देर इज समथिंग दैट्स इनसाइड ऑफ यू, दैट इज द ट्रू सेल्फ, और आपके जो बाहर का है वो अलग है। द वे दैट आई एम टॉकिंग टू यू, स्पीकिंग टू, आई कैन सी टू द स्क्रीन, दैट इज समथिंग विच इज आउटसाइड। इट इज योर नेचर, इट इज योर प्रकृति, इट्स हैपनिंग ऑल इन द आउटसाइड वर्ल्ड। बट पुरुष इज डिफरेंट, इट्स समथिंग दैट इज देयर एंड इट हैज डीपर मीनिंग। तो इससे आपका कैवल्य होता है, विच इज योर टोटल लिबरेशन। योगा इज देयरफॉर नॉट अ थेरेप्यूटिक मेथड फॉर सिम्टम रिलीफ। कोई आप मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को रिलीव करने के लिए नहीं कर रहे, बट इट इज़ अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जिससे आपको ये सफरिंग को कम्प्लीटली एंड करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल सिस्टम की तरह देखें तो इससे माइंड काम होता है, फ्लक्चुएशंस रिड्यूस होते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है और आपकी मास्टरी हो जाती है इंटरनल स्टेट्स के ऊपर। ये जो है आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस हो गई, ब्रेथ कंट्रोल हो गया, सेंसरी विड्रॉल हो गया, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, एंड इवेंचुअली आपकी जो डीप एब्जॉर्प्शन है विच इज़ द समाधि, यू कैन अटेन ऑल दिस। ठीक है, टेक्निक्स में आगे अभी बता रही हूँ, जो हमारे अष्टांग योग एंड एवरीथिंग। 8 limbs. So the practical aspects of yoga, 8 limbs. Patanjali's yoga system outlines a highly structured practical path for bringing the mind under control. ठीक है, इन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल पाथ दिया हुआ है कि हाँ, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके अपने माइंड को कंट्रोल में ला सकते हो। इस पाथ को उन्होंने कहा क्रिया योग। इसके 2 मेजर गोल्स होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स। थोड़ा सा लगेगा क्या यार, साइकोलॉजी में क्यों ये संस्कृत की टर्म्स आ रही है, हो रहा है, बट यू हैव टू लर्न दीज। ओके, जितना, एंड ट्रस्ट मी, DOPT में तुम जितनी ये वाली इस यूनिट के टर्म्स लिखोगे, उतना ज़्यादा तुम्हें एक्सटर्नल थिंक कर इसको तो आता है वाली चीज़। तो 2 मेजर गोल्स होते हैं क्रिया योग के। फर्स्ट इज ह्यूमन मिजरी को रिड्यूस करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर अचीविंग द समाधि विच इज द हाइएस्ट डीपली एब्जॉर्ब्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, नाउ वी हैव द फर्स्ट स्टेप इन इट. First is the yama, which is restraint. It refers to ethical restriction that regulate behavior and prevent actions that create disturbance in mind. ये superficial rules नहीं होते, but ये psychological tools होते हैं जिससे कि आपकी guilt, aggression, inner conflict ये सब reduce होती है. It is basically a way जिसमें तुम अपना behavior को restraint कर रहे हो, regulate कर रहे हो. तो इसमें 5 restraint की बात करी हुई है. पहले तो is non-violence, अहिंसा. अहिंसा इज नॉट कि किसी को सिर्फ मारना नहीं है. इट इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी कि भाई लड़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, जस्ट हैव टू बी नॉन वायलेंट. ठीक है, इसमें थॉट्स हो गए, स्पीच, इंटेंशंस, हर चीज़ आपकी आती है कि आपकी इंटेंशन भी प्योर होनी चाहिए. कंसिडर्ड यूनिवर्सल रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन, पर्सन
और कॉन्टेक्स्ट साइकोलॉजिकली रिड्यूसेस एग्रेशन इम्पल्सिविटी। तो बेसिकली आपका जो भी बाहर का वायलेंस इनफैक्ट अंदर का भी है वो सब आपको कंट्रोल करना है। सेकंड इज ट्रूथफुलनेस, सत्य, यू हैव टू बी ट्रू, बी इट योर स्पीच, इंटेंशन, हर चीज़ में यू शुड बी ऑनेस्ट। इससे कॉग्निटिव लोड कम होगा और इमोशनल स्ट्रेस कम होता है। जो डिसेप्शन से हो जाता है ना, किसी को झूठ बोल रहे हो, आप एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हो, सो वो वाली चीज़ इससे रिड्यूस होती है। नॉन स्टीलिंग, अस्तेया, विच इज़ ऑब्वियसली जो आपने अर्न नहीं करा है मटेरियली, सोशली, इमोशनली, वो चीज़ नहीं कर लेनी है आपको, ठीक है। साइकोलॉजिकली इससे एनवी कम होती है, इनसिक्योरिटी कम होती है। मॉडरेशन ऑफ सेक्शुअल एंड सेंशुअल इम्पल्सेस विच इज़ योर ब्रह्मचर्य, इट इज़ टू लाइक सेलिबेसी हो गया, और यू हैव टू, इट्स नॉट एग्जैक्टली सेलिबेसी बट इट्स जस्ट दैट आपको कंट्रोल करना है अपने इम्पल्सिव ग्रेटिफिकेशन को। इससे आपकी मेंटल एनर्जी कंजर्व रहती है और अटेंशन स्टेबलाइज रहता है, बिकॉज द मोर कंट्रोल दैट यू हैव ओवर योर डिजायर्स और योर इम्पल्सिस, द मोर स्टेबल यू बिकम। नॉन पॉजिटिवनेस की बात करें या फिर नॉन ग्रीड की बात करें तो इसको हम कहते हैं अपरग्रह, विच इज़ कि आपको जितना नीड है उससे ज़्यादा नहीं लेना, इससे आपकी अटैचमेंट कम होती है। कॉन्स्टेंट क्रेविंग जो आपको होती है ना, अरे अभी चॉकलेट खाते हैं, अभी कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, या कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी जो होती है कि यार ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये वो ब्ला ब्ला, वो चीज़ें कम होती हैं। देन वी हैव योर नियम। सो फर्स्ट वॉज यम के बाद है नियम। नियम इज योर ऑब्जर्वेंसेस। सो नियम इंक्लूड्स पॉजिटिव प्रैक्टिसेस मेंट टू कल्टिवेट इनर स्टेबिलिटी एंड वेलबींग। ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे आपके अंदर की स्टेबिलिटी बनी रहे और वेलबींग इंश्योर हो। जैसे हमारे यम जो थे वो आउटवर्ड ओरिएंटेड थे थोड़े, जो नियम है दे आर मोर इनवर्ड। तो जिसमें फर्स्ट चीज़ हो गई हमारी क्लीनलीनेस, विच इज शौच, आपको एक्सटर्नली क्लीन रखना है, हाइजीन हो गया, ऑर्डर हो गया। इंटरनली क्लीन करना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, रिजेंटमेंट नहीं हो, हॉस्टिलिटी ना हो, ठीक है। इससे साइकोलॉजिकली देखा जाए तो क्लैरिटी आती है, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी कम होती है। यू एवर नोटिस दिस, you know how your parents say कि the cleaner the environment is, the cleaner your mind would be, कि जब तक कमरा साफ नहीं करोगे दिमाग तो खराब रहेगा वाली चीज़। तो that actually works, क्योंकि आपका क्लैरिटी दिखती है, आपको बाहर से जब चीज़ें साफ लगती है ना, तो साइकोलॉजिकली ऑल्सो यू फील कि यार हाँ थिंग्स आर इन प्लेस। नेक्स्ट इज कंटेंटमेंट, विच इज़ योर संतोष। सो सेटिस्फैक्शन होना कि मेरे पास जो है वो काफ़ी है। इट्स नॉट पैसिविटी, इट इज़ मोर ऑफ अ कि आपको वो कंपल्सिव वो नहीं है कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे भी करना है, ये सब करना है, वो भी करना है। तो इससे आपकी इमोशनली आप स्टेबल बनते हो और आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें तो हम उसको तपस भी कहते हैं और ऑस्टेरिटी भी कहते हैं। तो इट इज़ द कॉन्शियस हैबिट ऑफ लिमिटिंग इंडल्जेंस। आप खुद को कॉन्शियसली रोक रहे हो कि हाँ भाई अभी और नहीं खाना, अभी और नहीं बोलना, अभी और नहीं सोना। तो इससे आपकी स्ट्रेंथ होती है, आपकी लाइक विल पावर बढ़ती है, अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। सेल्फ स्टडी विच इज़ योर स्वाध्याय। तो इसमें आप स्टडी करो टेक्स्ट को और इंट्रोस्पेक्शन करो अपना माइंड और बिहेवियर समझने के लिए, ठीक है। अपने आप को रिकॉग्नाइज करो कि हाँ मेरे क्या क्या पैटर्न्स है और मैं क्या क्या, और कई बार ऐसे होता है ना कि समटाइम्स, एंड दिस ऑल्सो हैपन्स विद मी, ओके आई एम नॉट अ आइडियल पर्सन। तो कई बार ऐसे, आई विल जस्ट टेल यू अ रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपेंड। आई वाज सिटिंग एंड आई वाज मेकिंग दिस पीपीटी ओनली, माय मदर केम एंड आई वाज सिटिंग एकदम ऐसे लाइक हाउंच होके। तो एंड माय मदर वाज लाइक ऐसे एकदम पीछे से, शी हिट मी ऑन माय बैक लाइक नॉर्मली जैसे होता है कि हम आते जाते कर देते हैं लोगों को कि सीधा बैठो। एंड आई गॉट सो स्कैर्ड, आई एम लाइक व्हाट आर यू डूइंग, एंड शी लाइक क्या हो गया, भड़क क्यों रही। सो दैट वाज माई ऑटोमेटिक रिएक्शन। माई ऑटोमेटिक रिएक्शन वॉज टू येल और टू गेट एंग्री और टू गेट वेरी वेरी स्कैर्ड। तो मैंने वो रिकॉग्नाइज करा कि हाँ भाई दिस इज माई ऑटोमेटिक रिएक्शन एंड आई नीड टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इट, ठीक है। डिवोशन ऑफ गॉड और हायर प्रिंसिपल, तो ईश्वर परनिधना इसको बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली यू आर लेटिंग गो ऑफ योर ईगो ड्रिवन अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। आप मतलब खुद को ऐसे कह रहे हो कि हाँ भाई इट डजेंट मैटर, यू आर फोकसिंग ऑन अ हायर एनर्जी, लेट्स जस्ट से दैट। It is used as psychological tool to reduce anxiety and perfectionism कि you know everything will get into place वाली चीज़। That God here is not a creator deity but a symbol of pure undisturbed consciousness। मतलब वो एक pure consciousness है जिसके लिए we're all striving, okay। And it is also something जो कि यू नो एज अ प्रिंसिपल यूज़ करा जाता है काफ़ी जगहों पे, बिकॉज वी एज ह्यूमन्स वी टेंड टू, हमारी ईगो बहुत जल्दी बहुत बड़ी हो जाती है। तो व्हेन यू नो हैव समबडी टू बेंड डाउन टू, यू काइंड ऑफ लेट गो ऑफ दैट ईगो दैट यू हैव एंड उससे यू बिकम अ मोर यू नो स्टेबल और लेट्स से मोर ग्राउंडेड पर्सन। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ये डिफर भी कर सकता है, ठीक है, बिकॉज ये पूरा टॉपिक ऐसा है जो काफ़ी लोगों के लिए बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है। तो या तो हाँ,
Next we have asan. So first we did yam, niyam. Now we have asan. Asan is your posture. It is contrary to modern yoga's complex postures. Classical yoga defines asan very simply. It is a posture that is stable and comfortable. तो स्थिर and सुख. ठीक है. स्थिर is basically a lot of people do this. They are doing yoga and they're like, oh my god, कब खत्म होगा, timer लगाओ, 10 सेकंड हो गया, and then they let go of that pose. That's not yoga. योगा में एक तो आपकी यू शुड नॉट बी आपके हाथ पैर कांपने नहीं चाहिए. यू शुड बी स्टेबल, स्थिर. यू शुड बी कंफर्टेबल. यू शुड बी एट पीस. यू शुड हैव दैट सुख कि हाँ भाई ठीक है. सो की आइडिया ये जो आपका पॉस्चर है वो लॉन्ग अनइंटरप्टेड सिटिंग होगा. अगर आप आप क्रॉस लेग्ड भी बहुत देर एकदम सीधा क्रॉस लेग्ड बैठे हो और बहुत देर तक बैठे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर जस्ट स्टेबल एंड यू आर लेट्स से फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, तो दैट विल ऑल्सो बी योगा. नो विल से यार ये योगा तो है नहीं, कोई आसन तो है नहीं, बट दैट इन इट सेल्फ इज अ आसन. इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए. जैसे ही आपका स्ट्रेन फील होगा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. वाई? बिकॉज द मोमेंट यू फील दैट योर बॉडी देर इज समथिंग रॉन्ग, देर इज सम सॉर्ट ऑफ पेन और अनकम्फर्टेबिलिटी, तो आपका माइंड वहाँ चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दी ट्रू कॉन्शियसनेस. स्टेबिलिटी से आपका टेंशन बढ़ेगा, कंफर्ट से आपका रेस्टलेसनेस कम होगी, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं लगेगा. हाँ, कई बार ऐसे होता है कि बस सर्दियों में कंबल में बैठ के सो गए हैं, उठना क्या है. मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि आई एम स्लीपिंग एंड देन आई वेक अप विद माई अलार्म, आई टर्न ऑफ माई अलार्म कि अभी उठती हूँ एंड देन इन दैट कंफर्ट, इन दैट सुख ऑफ द आसन आई जस्ट कीप स्लीपिंग. ओके, कॉलिंग दैट आसन वुड बी लाइक अ डिसरिस्पेक्ट टू योगा, बट लाइक या दैट इज समथिंग दैट हैपेंस. नो, तो अच्छा देखो, अगर हम इसको साइकोलॉजिकली पैरेलल ड्रॉ करें तो हम इसको फ्रॉइड से देख सकते हैं. जैसे कि दैट्स फ्री एसोसिएशन फॉर एग्जांपल. तो एक बंदा बहुत ही फ्री लेवल पे बस बोले जा रहा है नॉट थिंकिंग, तो वो इनवर्ड आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहा, आपकी अटेंशन लगी हुई है एंड यू आर एक्चुअली गोइंग अक्रॉस थिंग्स एंड डिस्कवरिंग थिंग्स अबाउट योर सेल्फ. नेक्स्ट इज योर प्राणायाम. ओके, फर्स्ट वॉज यम, नियम, आसन, प्राणायाम. वाई आई एम रिपीटिंग ऑल दिस इज कि शायद मेरा रिपीट करते करते ही तुम्हें याद हो जाए. Pranayam is your regulation of breath. मतलब I don't know if it happens in your place or not, but my mother is always like, do some pranayam, do some yoga, do some breathing exercises. It will help you be more regulated. You are so restless all day. So I think काफ़ी लोग ने सुना होगा कपाल भारती के वो, and it's a very good thing if you do it also. तो प्राणायाम इज़ द डेलिबरेट कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग. आप डेलिबरेटली अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हो, कब मैं इनहेल करूँगा, कब मैं एक्सहेल करूँगा, कब मैं उसको रिटेन करके रखूँगा. तो ये प्रोग्रेसिवली सटल हो जाते हैं. जैसे अगर आप ड्यूरेशन को रेगुलेट करते जाओ, पॉजेज रेगुलेट करते जाओ, रेशियो इनहेल एक्सहेल का, देयर आर वेरियस टेक्निक्स. जैसे वन ऑफ द टेक्निक्स दैट इज़ यूज टू काम अ पर्सन डाउन इज़ द 4, 6 and 8 टेक्निक, या 4, 7, 9, वो डिपेंड करता है. आप अपने हिसाब से रेशियो एनहांस कर सकते हो कि 4 सेकंड्स के लिए इनहेल करो, फिर उसके बाद 7 सेकंड्स के लिए पॉज करो, फिर 9 सेकंड्स के लिए एक्सहेल करो. तो इससे आपका बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है माइंड. तो जब आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो उससे आपका माइंड ना 10 जगहों पे जंप नहीं करेगा, ओवर रिएक्ट नहीं करेगा, एनालिटिकल थिंकिंग पे जाएगा नहीं. तो ये हमारी मेंटल टेंडेंसीज को एक तरह से थिन आउट कर देता है, जिससे कि ओवर थिंकिंग होती है, कंपल्सिव एनालिसिस होता है. तो कई बार आप जब बार बार सेम चीज़ सोच रहे होते हैं ना, वेन एवर यू आर इन स्पाइरल, वाई एवरीबडी इज लाइक जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, बिकॉज जैसे कि आपका फोकस शिफ्ट हुआ तो आपके माइंड में वो जो प्रोसेस है वो टेम्परेली बंद हो जाते हैं. ठीक है, ब्रेथ जो है आपके अराउजल लेवल को भी इम्पैक्ट करती है, इमोशनल रिएक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करती है. ब्रीदिंग, जैसे अगर आप धीरे ब्रीद करते हो, स्लो ब्रीदिंग जब आप करते हो, तो उसका सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जो है वो कम हो जाता है आपकी बॉडी का. ठीक है, कामनेस आती है, अटेंशनल स्टेबिलिटी आती है. Then we have pratyahara. So what all we have done? Yam, niyam, asan, pranayam. Now we have pratyahara. It is basically a higher state हो गया है थोड़ा सा. ठीक है, थोड़ा सा ये आप बिलीवर हो तो ये अलग स्टेज हो गए, थोड़े स्पिरिचुअल स्टेजेस हो गए. अगर आप बिलीवर नहीं हो तो इसको थोड़े मिस्टिकल स्टेजेस मान लो. ठीक है, तो इट इज़ द विड्रॉल ऑफ योर सेंसेस, कि आपने अपना सारे सेंसेस को गिव अप कर दिया. डेलिबरेटली आपने सेंसरी इनपुट पे टेंशन देना छोड़ दिया. जैसे कि आपकी आईज़ जो हैं वो स्टेबल है, जो ईयर्स हैं वो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा क्या आवाज़ आ रही है, यू आर नॉट एबल टू हियर इट. वाई? बिकॉज यू हैव कंट्रोल्ड इट नाउ. स्मेल, टच, टेस्ट, हर चीज़ से एकदम वो हो जाना, आपको डिटैच हो जाना. इससे आउटवर्ड पुल जो है सेंसेस का वो एकदम हट जाता है और आपका अटेंशन सारा का सारा इनवर्ड आ जाता है. ये जब आपके पहले 5 लिम्ब कवर हो जाते हैं, तो जो आपका प्रैक्टिशनर है, जो भी योगा प्रैक्टिस कर रहा है, इफ़ द पर्सन हैज़ अचीव्ड यम, नियम, आसन,
प्राणायाम प्रत्याहार, देन वो बहुत ग्राउंड हो जाएगा, बहुत ही स्टेबल हो जाएगा, फिजिकली कंफर्टेबल हो जाएगा, फिजियोलॉजिकली काम हो जाएगा, सेंसरी डिस्ट्रैक्शन एकदम गायब हो जाएंगी, माइंड जो है वो डीप वर्क में चले जाता है. You see a lot of movies you might have seen where you see that Baba meditating on like a huge mountain, and not even just in movies, like if you have traveled across. Recently I had a chance to go for a trek, and I saw there were some Babas just sitting there in such cold. I'm wearing 2 jackets and scarf and muffler, and even wore a mask because I was feeling very cold. And that person over there, he was just wearing like a very very thin, I think it was a piece of fabric, I can't even call it a shawl, just to cover himself, and he was wearing nothing else in such cold, full of snow area. क्यों? क्योंकि सेंसेस से विड्रॉ कर लिया, प्रत्याहार अचीव कर लिया. नेक्स्ट इज योर धारण. तो हमने अभी क्या क्या करा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, देन वी हैव धारणा. इट इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन, कि आपने माइंड को एक चोजन पॉइंट पे फिक्स कर लिया. हो सकता है वो बॉडी की कोई लोकेशन हो सकता है वो कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हो सकता है वो कोई कॉन्सेप्ट हो या आइडिया हो. इससे माइंड में एंडलेस चेंज ऑफ एसोसिएशन नहीं बनती, आपका एक जगह पे फोकस हो जाता है. ठीक है, जैसे कि साइको एनालिसिस के अंदर फ्री एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट इज योर ध्यान. तो वी हैव डन व्हाट? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार and dharna, and then we have ध्यान is your contemplation और sustained attention, कि एक uninterrupted flow of attention है एक ऑब्जेक्ट की तरफ. ठीक है, तो आप अपना अटेंशन होल्ड कर रहे हो, एक फ्लो मेंटेन कर रहे हो. मेंटल कंटेंट जो आपको वो एकदम यूनिफॉर्म हो चुका है, सारे डिस्ट्रैक्शन गायब हो चुके हैं, अटेंशन जो है आपकी कॉन्टिन्यूस हो चुकी है, कोई भी मतलब पॉजेज नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट कॉन्टिन्यूस. इट इज़ द डीप कॉन्सेंट्रेशन इनटू एब्जॉर्प्शन. इसके बाद आपका समाधि हो जाता है. इट्स नॉट अ कम्युलेशन, इट इज़ अ कम्युलेशन ऑफ ऑल प्रीवियस लिम्स. इट्स नॉट अ अनकॉन्शियस और ट्रेंस. ठीक है, आपके जो भी सारे अगर आपने अचीव कर लिए पहले के 7 चीज़ें, देन यू विल लीड टू समाधि, विच इज़ अ स्टेट जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट और माइंड का डिस्टिंक्शन ही गायब हो जाता है. माइंड जो है ना वो ऑब्जेक्ट की शेप ले लेता है. ठीक है, एंड अवेयरनेस जो होती है बहुत प्योरीफाइड हो जाती है, बहुत एब्जॉर्व्ड हो जाती है. ठीक है, देर आर मेनी लेवल्स ऑफ समाधि, इनिशियल से लेकर लोअर से लेकर एक्सट्रीमली रिफाइंड वंस होते हैं. ये अलग अलग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाते हैं जो कि ऑर्डिनरी वेकिंग एक्सपीरियंस से अलग होते हैं. ठीक है, नाउ आई विल जस्ट गो ओवर ऑल ऑफ दीज अगैन. एक ब्रीफ. यम में हमारी 5 चीज़ें थी. नॉन वायलेंस, विच इज़ और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरग्रह. ठीक है, कि यम के 5 पार्ट हैं. देन नियम के अंदर वी ऑल्सो हैव 5 थिंग्स, विच इज़ योर स्वच्छ, संतोष, तपस, स्वाध्या एंड ईश्वर परनिधना. ठीक है, देन वी हैव आसन. आसन के अंदर वी टॉक्ड अबाउट 2 थिंग्स, स्थिर एंड सुख. देन वी हैव प्राणायाम, वी टॉक अबाउट अपना जो भी रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ होता है, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है. प्रत्याहार इज बेसिकली व्हेन यू आर विड्रॉइंग ऑल योर सेंसेस. देन यू हैव धारणा, विच इज़ योर धारणा, विच इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन. देन यू हैव ध्यान, विच इज़ योर सस्टेन्ड अटेंशन. देन यू हैव समाधि. ठीक है, अब जो लास्ट के 3 लिम्स है ना, बीट और धर्न, ध्यान एंड समाधि, इनको हम संयमा बोलते हैं, कि कंप्लीटली आप रिस्ट्रेंट हो चुके हो. ये जब होता है ये एक सीक्वेंस के अंदर होता है, ग्रेजुअली आपके माइंड को रिफाइन कर देता है. सीक्वेंस इज बेसिकली कि ये नहीं है कि पहले समाधि होगी उसके बाद ये दोनों चीज़ें होगी, नहीं, ये तीनों ऐसे चलते हैं फ्लो में. फर्स्ट धर्न, देन ध्यान, फिर समाधि. इट्स अ गेट अवे टू एडवांस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. सिद्धीज की बात करते हैं. ठीक है, पतंजलि जो है उन्होंने स्टेट करे हैं संयमा कैन लीड टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी, जो आपके लास्ट के 3 स्टेजेस थे, विच इज़ और ध्यान, धारणा एंड समाधि. जैसे कि नॉलेज ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर आपको पता लग सकता है, माइंड रीडिंग हो गई, हंगर थर्स्ट से फ्रीडम हो गई, एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, इनविजिबिलिटी, लेविटेशन, नोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी और कॉस्मोस. मतलब अलग लेवल सुपर पावर्स कह लो. ठीक है, योगा पर्सपेक्टिव से इसको हम मैजिक नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डीप मेंटल मास्टरी, कि आपने अपने माइंड में इतना मास्टरी कर चुके हो कि नाउ यू आर अचीविंग दीज थिंग्स. कॉस्मिक लॉज से गवर्नड होते हैं, जो कि साइंस ने भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं करा है. ऑल दो योगा वॉर्न करता है कि ये पावर्स जो हैं ये गोल नहीं है, पर अगर आप इन पे फोकस करने लग गए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. सो सी, व्हेन यू आर इन दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको यू कैन actually see the past and future. You can see souls and spirits and a lot of things can happen. ठीक है, तो ये तो इज़ अ टॉपिक जो अगर तुम्हें एक्सप्लोर करना है तो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो. आई एम समबडी हु इज़ डीपली इंटरेस्टेड इन ऑल दीज.
तो मतलब या दैट्स वाई यू नो डीओपीडी का चैप्टर इज़ लाइक माई फेवरेट चैप्टर. तो कमिंग टू आजकल के टाइम पे क्या सिग्निफिकेंस है इसकी. मॉडर्न साइंस जो है वो कहती है कि हाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ नहीं हो सकती है. कुछ ग्रुप है जो उनको डिसमिस कर देता है, कुछ ग्रुप है जो उनको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ ग्रुप है जो रिगरस हैं बट ओपन माइंडेड है. ठीक है, काफ़ी टेक्स्ट सजेस्ट करते हैं, गलेबिलिटी भी है और स्केप्टिसिज्म भी है. ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही डिबेट वाला टॉपिक है. Now I'll talk about samadhi, the various levels of samadhi. This is not a very important part of your topic, ठीक है, of your syllabus. थोड़ा सा मैंने डिटेल में कर दिया क्योंकि अगर मैं डिटेल कराऊंगी तो तुम्हें जाके ब्रीफ में याद रहेगा. अदरवाइज इसको एक ब्रीफ के अंदर ही याद करना है. Before getting into levels, remember that samadhi is a deep state of sustained concentration where mind becomes completely steady. ठीक है, माइंड में एकदम सब कुछ एक्टिविटी खत्म हो जाती है. पतंजलि describes progression from focusing on the gross parts of object to subtler parts and finally beyond cognition altogether. एक आप छोटी चीज़ पे फोकस कर आगे जाते हो, फिर एकदम आप कॉग्निशन के बाहर ही चले जाते हो. देर आर मेन 4 कॉग्निटिव समाधीज विच इज़ योर संप्रजनता. ठीक है, तो हमारी समाधीज भी 2 टाइप की होती है. वन इज़ योर असंप्रजनता, सेकेंड इज़ योर संप्रजनता विच इज़ योर कॉग्निटिव, जिसमें आपके क्या बोलते हैं फोकस जो है वो होता है आपके ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन पे. ठीक है, इसमें भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं. एक तो आप ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन पे फोकस करते हो, एक आप फोकस करते हो मीन्स ऑफ कॉग्निशन पे, किस तरीके से आप उसको अचीव कर रहे हो, एक आप फोकस करते हो सेंस ऑफ सेल्फ पे. ठीक है, इसमें भी हमारे डिविजन्स हो जाते हैं फर्दर. एक होता है हमारा स्टेट्स कंसर्निंग ग्रॉस एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और कॉग्निशन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, जिसमें आपके सवित्र आ जाता है विच इज़ योर वर्ड्स इन देयर डेनोटिव एंड कॉनोटिव मीनिंग मिक्स टुगेदर. दूसरा आ जाता है आपका निर्वत्र का, जिसके आप बेसिकली मीनिंग्स और एसोसिएशंस सोशल कन्वेंशन से जो निकलते हैं. देन देर आर स्टेट्स जो सटल एस्पेक्ट्स को कंसर्न करते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स के, उसमें हमारे आते हैं सविकरा और निविकरा. सविकरा इज़ बेसिकली आपका स्पेस टाइम कॉजल कंटेक्स्ट हो गया किसी चीज़ का. निविकरा इज़ योर अनकैरेक्टराइज्ड बाय पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. पास्ट फ्यूचर सबसे एकदम अलग कह लो. देन वी हैव जो मीन्स ऑफ कॉग्निशन की हमने बात करी थी, उसमें सनंदा आता है और फोकस ऑन द सेंस ऑफ सेल्फ पे आपका समिस्ता आता है. ठीक है, तो इनको मैं डिटेल में कराऊंगी, डोंट वरी, इट इज़ ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नहीं तो अगर तुमने इतना ऊपर का भी याद कर लिया दैट्स इनफ. एंड मोमेंट आ रहे हो, एग्जाम के लिए आ रहे हो तो स्किप भी कर सकते हो, बट आई वुड से 10-15 मिनट का भी नहीं होगा, तो गो ओवर इट. नाउ फर्स्ट वी हैव सवित्रका समाधि विच इज़ बेसिकली विद रीजनिंग एंड वर्बल एसोसिएशन. ये सबसे बेसिक फॉर्म होता है. इसमें जो योगी है ही इज़ एबल टू होल्ड सिंगल थॉट और सिंगल ऑब्जेक्ट स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे आपने एक पर्टिकुलर थॉट के बारे में, एंड नॉट जस्ट अ थॉट, एक पर्टिकुलर वर्ड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड काउ, आप बस उसी पे कॉन्टिन्यूसली फोकस कर रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बट माइंड जो है वो स्टिल नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है. जो ऑब्जेक्ट का फोकस है, जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो, वो मिक्स हो जाता है आपके वर्ड के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ. प्लस जो भी एसोसिएशन आप एक वर्ड से कर सकते हो वो सब मिक्स होके एक ही हो जाता है. मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट काउ ओनली आई विल टेल, तो काउ क्या वर्ड है, उसकी साउंड क्या आ रही है, वो क्या कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी इमेज जो बन गई आपकी, उससे क्या क्या आता है. मिल्क आता है, पीपल ओन काउस, देर आर मेनी स्टोरीज, देर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चरली काउज आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी रिलीजन्स ऑल्सो. तो वो सब कुछ एक हो जाता है, ये चीज़ें सेपरेट नहीं लगती. योगी जो है वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, बट उनका एक्सपीरियंस जो है वो स्टिल कलर्ड रहता है. आपकी लैंग्वेज, रीजनिंग, पास्ट लर्निंग, ये सब चीज़ें आपकी फिर भी रहती हैं. ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी क्यों है, क्योंकि हम डेली लाइफ में भी नेम, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट को फ्यूज़ कर सकते हैं. तो कॉग्निशन डीप होता है इस पॉइंट पे, बट एकदम ट्रांसफॉर्म नहीं होता. नेक्स्ट इज योर निर्वितकर समाधि. ठीक है, जिसमें आपके कोई वर्बल एसोसिएशन नहीं होते, कोई कॉन्सेप्चुअल ओवरलेज नहीं होते. ठीक है, तो योगी जो है वो आपके सारे वर्ड बेस्ड और सोशली लर्न मीनिंग्स हटा देता है एक ऑब्जेक्ट से, सारी कैटेगरी, स्टीरियोटाइप, लर्न कॉनोटेशन. तो वर्ड जो आपका काउ वर्ड है वो आपके नो लॉन्गर कोई एसोसिएशन नहीं दिखाता, क्या उसका कल्चर था, पर्सनल मेमोरी की जनरलाइज है, कुछ भी नहीं होता. होता क्या है, एक प्योर एसेंशियल नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ आपका उसका बैकग्राउंड नहीं दिखता. तो अब इसको डिस्क्राइब करना इज़ वेरी डिफिकल्ट ना. व्हाट इफ विल यू थिंक ऑफ अ काउ इफ़ यू हैव नथिंग टू थिंक अबाउट.
तो सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि हमारी डेली कॉग्निशन में हम चीज़ों को प्योरली नहीं देख पाते, हम उन्हें लेयर्स के साथ देते हैं, बीट योर लैंग्वेज, कल्चर, पास्ट एक्सपीरियंस, कॉन्सेप्ट्स। निर्वितकारा के अंदर क्या होता है कि योगी अनलर्न कर देता है सब कुछ, ऑब्जेक्ट को उस तरीके से देखा जाता है जैसे वो है, वो उस तरीके से नहीं कि सोसाइटी ने हमें कैसे देखना सिखाया है। तो इट्स लाइक आप कोई स्टीरियोटाइप, बायस, कैटेगरी, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं देख रहे, आप उसके ओरिजिनल वे में उसको देख रहे हो। देन वी हैव योर सविकारा समाधि। तो ये सटल इंक्वायरी के साथ होता है, इधर अटेंशन शिफ्ट हो जाती है ग्रॉस फीचर से ऑब्जेक्ट के सटल कॉम्पोनेंट्स पे। यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर अंडरस्टूड एज अ काउ, तो उसके अंदर आपका काउ नहीं है, वो एलिमेंट है, किस किस एलिमेंट से बना है, किस कलर, क्या कलर है, क्या टेस्ट है, क्या स्मेल है, क्या टच है, क्या साउंड है। ये तन्मंत्रज होते हैं, मतलब बेसिकली सेंसरी क्वालिटीज़ आपकी, जो भी मोस्ट बेसिक पॉइंट है। योगी जो है वो फिर भी चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस, टाइम एंड कैजुअल स्ट्रक्चर के अंदर ही देखता है। तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, प्लेस में है, एक सर्टेन टाइम पे है, बट वो कहीं ना क्या बोलते हैं, एक सिंपल एसोसिएशन हो जाती है, आपको उसके सिंपल वर्ड में समझते हो आप उस चीज़ों को, उसके एलिमेंट्री फॉर्म से आप समझते हो, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो सवितकारा जो आपका है वो ग्रॉस कंसेप्चुअल हो गया, निर्वितकारा जो है आपका एसेंशियल हो गया, सविकारा हो गया सेंसरी हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका एक्सपीरियंस है वो कलर, स्मेल, टेक्सचर के बेसिस पे होता है, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। यू डू रिमेंबर जिस्टाइल साइकोलॉजी में होल की बात करी जाती है, तो इसमें आप होल नहीं देख रहे, आप इसमें होल के पार्ट्स को देख रहे हो। देन वी हैव निर्विकारा समाधि, कोई सटल एसोसिएशन भी नहीं है, बहुत ही एडवांस स्टेज है, स्पेस, टाइम, कैजुअलिटी सब छोड़ देता है। योगी इज नो लॉन्गर अवेयर कि ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, माइंड एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है एक सेंसरी एसेंस के अंदर ही, सारा पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ गायब हो जाता है, एक प्योर एक्सपीरियंस रह जाता है, ठीक है। दिस मीन्स कि योगी नो लॉन्गर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट, अब उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, एनालाइज नहीं कर रहा, इंटरप्रेट नहीं कर रहा, कुछ एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, बस कंप्लीटली आपका हर चीज़ माइंड से मर्ज हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिजॉल्व हो जाती है, कि आपको ये नहीं लगता कि मैं ऑब्जर्वर हूँ या ये ऑब्जेक्ट है, आप सब एक हो जाते हो, इनर क्लैरिटी बनने लग जाती है, ट्रांसेंडेंस थोड़ा थोड़ा आपको फील होने लगता है। ट्रांसेंडेंस इज गोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एक तरीके से, आउटकम आपको इनर ल्यूमिनोसिटी होती है, इनर ग्लो जिसको हम कहते हैं, क्लैरिटी, ब्लिस, प्योरिटी ऑफ माइंड, एक अलग ही टाइप की इंटेलिजेंस आपके अंदर आ जाती है, जो कि कॉन्सेप्ट पे बेस नहीं है, जो ट्रू एक तरह से ना नॉलेज होती है। ये एक मेजर माइलस्टोन होता है, ठीक है। देन वी हैव स्मॉल समरी ऑफ ऑल दिस। तो वी हैव सवितकारा, निर्वितकारा, सविकारा और निर्विकारा, ठीक है। अब समाधि अटेन करने के बाद क्या होता है, अगेन समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की नीड नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ समाधि स्टेट। योगिक टेक्स्ट ने कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं करा कितनी लॉन्ग तक समाधि होती है, डज इट एवर एंड। तो कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट बताते हैं कि समाधि जो है वो मिनट्स में लास्ट करती है, आवर्स में लास्ट करती है, दिन तक तो जाती ही नहीं है। जो एक्सेप्शनल फिगर्स हैं जैसे कि रामकृष्ण हो गए, उनको कहते हैं कि हाँ वो समाधि में एंटर हुए थे एंड वहाँ पे बहुत टाइम तक रहे, इनडिफाइनाइट पीरियड्स तक रहे। पर मोस्टली प्रैक्टिशनर्स के लिए समाधि से कॉन्सेप्ट जो बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा एक सस्टेन्ड स्टेट नहीं है। हो सकता है आप वापस एकदम से अपने उसमें आ जाओ, कॉन्शियसनेस में आ जाओ, विच इज़ कॉल्ड योर व्यूथना, ठीक है। ये रिटर्न जो है इसको ऐसे कहते हैं कि आपको ट्रिगर करा गया बाय द कॉल्स ऑफ लाइफ, ठीक है, एक इनएविटेबल पुल ऑफ बॉडीली, सोशल, वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आपको वापस आना है वाली चीज़, ओके। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दीज केसेस कहीं ना कहीं, कि आपको लगता है कि लाइक रील्स तुमने शायद देखी होंगी, अगर तुमने नहीं भी पढ़ा कॉन्सेप्ट के बारे में। ये बीच में बहुत ट्रेंड भी चला था कि व्हेन यू आर अवेक एंड समथिंग कॉल्स यू, गेट अप गेट अप गेट अप। तो वो कहा जाता है कि कई बार आप सोते सोते एक बहुत अल्टर्ड स्टेट के अंदर चले गए हो, जिससे आपको एक अनडिफाइनेबल फोर्स पुल आउट करते हैं कि यू हैव टू कम बैक टू योर लाइफ, ठीक है। इसमें वो कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करा जा सकता है जो वो होता है ना कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, दैट पर्सन डाइड एंड देन दे कम बैक, दे डाइड फॉर अ मिनट और टू एंड देन दे कम बैक, उनकी हार्ट बीट आ जाती है, बीट थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक्स और वट एवर। इमीडिएट बेनिफिट्स क्या है, ब्रीफ समाधि टेस्ट के अंदर भी आपके स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल चेंज हो सकता है, परसेप्शन आपका बहुत हाई हो जाता है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देखने लग जाते हो, एसेंस विजन हो जाती है कि आप ट्रू मीनिंग देखने लग जाते हो चीज़ों का, ट्रूथ बियरिंग इनसाइट होती है, डायरेक्ट नॉलेज निकलती है।
डीप सेंस ऑफ ब्लिस है, आपको एकदम से आपको बस अच्छा लग रहा है, कोई उसका सेंसरी रीज़न नहीं है। ये एक्सपीरियंसेस जो है स्टेडी स्टेट्स की तरह नहीं रहते, और अगर आप रिटर्न हो गए तो आपकी ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस आ जाएगी। तो सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि डज समाधि लीव एनी लास्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? तो हाँ, योगिक एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग है। इट इज़ ऑल्सो सेट आउटसाइड ऑफ व्हाट्स गिवन इन योर टेक्स्ट। मैं बता रही हूँ कि इफ़ अ पर्सन हैज़ अचीव दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड व्हेन दे कम बैक दे कांट सर्वाइव हेयर, बिकॉज नाउ दे हैव टेस्टेड दैट थिंग and they cannot survive in here. लॉन्ग टर्म लास्टिंग चेंजेस आफ्टर समाधि, ऑल्दो समाधि इज टेम्प्रेरी, आफ्टर इफेक्ट जो है उसके वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होते हैं एंड बंदे की कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर देते हैं। ऑर्डिनरी लाइफ जो है आपकी वो कार्मिक ट्रेसेस से शेप होती है, डेली के एक्सपीरियंसेस से शेप होती है। ये रीइंफोर्स करते हैं आपका ट्रू नेचर का इग्नोरेंस हो गया, इगोइज्म हो गया, अट्रैक्शन टू प्लेजर हो गया, एवर्जन टू पेन हो गया, फियर। तो बेसिकली आपके जो बहुत सारे पेन सफरिंग वगैरह है, तो ये जो अफ्लिक्शंस है कि इंडिविजुअल्स को लॉक्ड रखती हैं कार्मिक एक्शन के अंदर, जिससे फिर आपका रेजिड्यू होता है और आपका फ्यूचर एक्शन होता है। ठीक है, तो समाधि जो है वो ये साइकिल को ब्रेक कर देती है। ये 5 चीज़ें होती हैं, याद कर लेना। देन वी हैव व्हाई समाधि डज नॉट क्रिएट ऑर्डिनरी कार्मिक ट्रेसेस। हर एक्सपीरियंस जो है वो आपका कहीं ना कहीं इंप्रेशन छोड़ के जाता है, एज बी डिड इन संस्कारस, बट समाधि जो है वो एक अलग टाइप का इंप्रेशन है। ऑर्डिनरी इंप्रेशन में क्या होता है, पर्सन डिज़ायर की तरफ जाता है, अटैचमेंट की तरफ जाता है, ईगोस्टिक स्ट्राइविंग की तरफ जाता है, वही हैबिट्स पे जाते हैं जिससे प्लेजर मिल रहा है और पेन अवॉइड हो रहा है, कर्मा की साइकिल एनहांस हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है। बट व्हेन यू एक्सपीरियंस समाधि, डिज़ायर या वर्जन नहीं होता, आप एक फ्री स्टेट में चले जाते हो, कोई ईगोइज्म नहीं है, क्लिंगिंग नहीं है, कुछ प्लेन प्लेजर कुछ भी नहीं है, इनर आप स्टिलनेस आ जाती है, क्लैरिटी हो जाती है, बंदा डिटैच हो जाता है, कोई सेंसरी परस्पेक्ट बचता ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, समाधि ब्लिस प्रोड्यूस कर रही है, प्लेजर प्रोड्यूस कर रही है, बट ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, बस कि है, ये एटर्नल पीस है। ठीक है, देयर फॉर क्रेविंग अराइजेज इज नॉट फॉर सेंसली। अगर आपको उस समाधि के बाद लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, दैट्स बिकॉज एज आई सेड यू हैव टेस्टेड इट वंस, तो यू वांट टू गो बैक देयर। समाधि कैसे एक पॉजिटिव सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल करती है, उस पर बात करते हैं। समाधि प्रोड्यूसेस अपलिफ्टिंग प्योरीफाइंग ट्रेसेस, दीज ट्रेसेस राइज अगैन एंड अगैन इनटू कॉन्शियसनेस, ब्लॉक ऑर्डिनरी डिजायर ड्रिवन इंप्रेशंस, रीइंफोर्स योगीज इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स मोर समाधि। तो बेसिकली होता क्या है कि अगैन एंड अगैन आपके कॉन्शियसनेस में स्टेट्स आते हैं, आपके ऑर्डिनरी डिज़ायर्स को ख़त्म कर देते हैं, और योगी बार बार कहते हैं कि हाँ भाई मुझे इन स्टेट्स में जाना है। इससे अटैचमेंट एक्सटर्नल प्लेजर की ख़त्म हो जाती है और एक फीडबैक लूप बन जाते हैं इनर प्योरिफिकेशन का। इससे आपके कार्मिक रेजिड्यूज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, फिर सफरिंग धीरे धीरे कम हो जाती है, डिज़ायरलेसनेस बन जाता है इंसान, एंड फ्रस्ट्रेशन, बॉन्डेज, ये सब खत्म हो जाता है। ओवर टाइम कंप्लीट रिलीज हो जाता है आपका पास्ट बर्डन से, कर्मा से, फ्रीडम मिल जाती है अफिलिक्शन से, एंड एक मतलब आपकी सफरिंग से एकदम छुट्टी मिल गई है कह लो। फाइनल बेनिफिट देखें तो व्हेन रिपीटेड समाधि होती है अगर, तो कॉन्शियसनेस क्लियर हो जाती है, क्वाइटर हो जाती है, लेस रिएक्टिव हो जाती है, ईगो सब कुछ खत्म हो जाता है, डिज़ायर्स खत्म हो जाते हैं, माइंड इनर पीस इनर स्टेबिलिटी पे चल जाते हैं, मेंटल स्ट्रीम पूरी की पूरी प्यूरिफाई हो जाती है, कार्मिक साइकिल से बंदा रिलेट हो जाता है, एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है कि कैसे बंदा लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट अ मिस्टिकल स्टेट, इट्स अ साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म फॉर लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आप वैलिडेट कर सकते हो कि कोई बंदा समाधि में है या नहीं है? योगा स्टैंड्स तो एक ही पाथवेज ओपनली अवेलेबल, जो फॉलो करेगा स्टेप्स को वो योगिक क्लेम्स को वेरीफाई कर सकता है बाय एक्सपीरियंसिंग दैट। ठीक है, मेथड रेप्लिकेबल है। अगर आप एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हो कि अगर ये कंडीशंस हो गई तो ये आपका आउटकम आएगा। सिमिलरली अगर आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लोगे, आप धीरे धीरे इन स्टेजेस पे ट्रांसफर होते जाओगे। वेरिफिकेशन इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल है, इंटरसब्जेक्टिव नहीं है। समाधि जैसा कॉन्सेप्ट आप पब्लिकली मेजर ही नहीं कर सकते, पर आप पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। सिस्टमैटिक टेस्टेबल टेक्निक्स के अंदर एक ग्राउंडेड है, बट द ट्रूथ इज once you achieve that you will not want to explain it to anybody because you get into that state. True understanding experience से आती है, डिस्क्रिप्शन से नहीं आती है। हायरार्कियल नेचर है कि एक स्टेप वाइज नॉन स्किपेबल सीक्वेंस है, जो पूरे अष्टांग योग की सीक्वेंस थी उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड या समाधि में भी देन 4 आपके जो स्टेप्स हैं उनके थ्रू यू गेट द फाइनल स्टेज विच इज़ योर निर्विकारा। तो आफ्टर समाधि योगी रिटर्न्स टू नॉर्मल कॉन्शियसनेस बट अनचेंज नहीं रहता है, कार्मिक इंप्रेशन वीक हो जाते हैं, ये सब मैं बता चुकी हूँ।
ये जस्ट रिपीटेड इसलिए क्योंकि तुम जब पीपीटीज पढ़ोगे तो तुम्हें बार बार सेम चीज़ दिखेंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. नाउ वी हैव द नॉन डुअलिस्टिक वेदांत ऑफ संस्कार. ठीक है, तो अभी हमने कर लिया कि योगा क्या होता है. ईस्टर्न व्यू के अंदर दो पार्ट थे, हमारा योगा था और हमारा वेदांत था. तो वी हैव कवर्ड योग. नाउ आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट वेदांत. ठीक है, तो शंकराचार्य के मेन फिलोसफी थी ये. अद्वैत वेदांत इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सफिस्टिकेटेड स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. वेदांत का मीनिंग है कि एंड ऑफ वेदास, अंत ऑफ वेदास इज वेदांत, जहाँ पे वेद खत्म हो जाते हैं आपके. तो यू आर जस्ट कंक्लूडिंग ऑल द फिलोसफिकल टीचिंग्स जो भी आपके उपनिषद और वेद के अंदर है. इट रिप्रेजेंट्स व्हाट मैनी कंसिडर द पीक ऑफ फिलोसफिकल थॉट. इसमें काफ़ी की स्पिरिचुअल सोर्सेज हैं, जैसे कि अद्वैत वेदांता जो है वो 3 फाउंडेशनल टेक्स्ट से ड्रॉ करता है, जिसको हम प्रस्थनत्रयी बोलते हैं. ठीक है, उपनिषद जो है वो प्राइमरी फिलोसफिकल रेवलेशंस हैं. 3 टेक्स्ट हैं, इनसे ड्रॉ करता है. फ्रॉम योर उपनिषद, योर ब्रह्म सूत्रस विच इज़ ऑल्सो योर वेदांत सूत्रस, जो कि बदरयना ने कंपाइल करे थे. सिस्टमैटिक समरी ऑफ उपनिषदिक थॉट कहते हैं जिसको हम, और भगवद गीता. तो इन सबको कंबाइन करके एक अद्वैत वेदांता आपका वो निकालता है, टेक्स्ट निकालता है. देन वी हैव शंकरा जो थे, ही रोट डेफिनेटिव कमेंट्रीज ऑन ऑल 3. उनकी कमेंट्रीज ने अद्वैत को इस्टेब्लिश करा विच इज़ नोन एज नॉन डुअलिज्म. ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी नॉन डुअलिज्म क्यों बोलते हैं. इट इज़ अ पावरफुल सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदांता. उन्होंने अपने ओरिजिनल वर्क लिखे जैसे उपदेश सहस्री. उनके मेथड्स जो थे उसमें रीजनिंग यूज़ होती थी, मेटाफिजिकल इंसाइट थी, कंपैशन और पोएटिक सेंसिटिविटी थी. उनके बाद बहुत सारे स्कॉलर्स आए जैसे सुरेश्वरा विद, ये सब ऐसे याद करने की नीड नहीं है बट आई एम स्टिल गिविंग यू द नेम्स, जैसे सुरेश्वरा, विद्यारण्य, वकस्पति, मिश्रा एक्सेट्रा. ठीक है, बट दीज आर लाइक आदि शंकराचार्य वॉज द मेन पर्सन हु डिड ऑल दिस. सेंट्रल डॉक्ट्रिन की बात करें तो वो ब्रह्म है. तो अद्वैत वेदांता कहते हैं कि एक ही हमारी जो है वो रियलिटी जो है इट इज़ वन. ठीक है, दिस अल्टीमेट रियलिटी, इसको हम ब्रह्म बोलते हैं. अब जो ब्रह्म का नेचर है वो नेचर जो है इट्स फॉर्मलेस, उसकी कोई क्वालिटीज़ नहीं है. इट्स निर्गुण, इट्स निकारा निर्गुण, इट्स इनफाइनाइट, बिल्कुल अनचेंजिंग है जो है वो ही है, और ह्यूमन लैंग्वेज से एकदम परे है. ठीक है, तो दैट्स व्हाट नॉन डुअल नेचर मीन्स, कि डुअलिटी नहीं है, सिंगल ही रियलिटी है, कोई 2 चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं. ठीक है, इसको हम सत्चित आनंद के थ्रू भी डिस्क्राइब करते हैं. सत्य इज एकदम योर प्योर बीइंग, जिससे विच वॉज योर सत्व. चित इज़ बेसिकली योर प्योर कॉन्शियसनेस एंड आनंद इज ब्लिस. तो आपका जो ब्रह्म है इट इज़ एवरीथिंग एंड इट्स बेसिकली वी आर ऑल सेम. ठीक है, द एग्जिस्टेंशियल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस इज वन एंड द सेम रियलिटी. सब कुछ एक ही है. यू एंड मी, वी आर द सेम. ठीक है, तो जो आत्मन है इट इज़ इक्वल टू ब्रह्म विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लेम्स ऑफ अद्वैत, कि जो आपका ट्रू सेल्फ है वो आपकी बॉडी नहीं है, आपका माइंड नहीं है, आपकी पर्सनालिटी नहीं है. इट्स आइडेंटिकल टू ब्रह्म. इट्स दी, यू आर द इनफाइनाइट रियलिटी. ये आइडेंटिटी जो है ये स्पेशलाइज्ड है थ्रू अ डायरेक्ट नॉन डुअल एक्सपीरियंस, जिसको हम कहते हैं निर्विकल्प समाधि. इट इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जहाँ पे सारे डिस्टिंक्शंस रिजॉल्व हो जाते हैं. कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिविजन नहीं होता, कोई थॉट नहीं होते, कुछ नहीं होता. अब प्रॉब्लम ये होती है कि भाई इफ़ एवरीबडी इज़ द सेम, इफ़ ब्रह्म इज़ वन, हम इतने सारे लोगों को क्यों देखते हैं. मैं यहाँ अलग बैठ के क्यों तुम्हें रिकॉर्ड कर रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम अलग से क्यों सुन रहे हो, हम सभी एक ही है, तो वी शुड ऑल हैव द सेम नॉलेज बेस. एंड वाई आर वी इवन सीइंग ईच अदर एज डिफरेंट. दैट्स बिकॉज ऑफ माया. माया इज़ अ पावर जो कि एक ही को अलग अलग चीज़ों में अपीयर करवाती है. इट्स नॉट अनरियल लाइक अ हेलुसिनेशन बट इट्स रिलेटिवली रियल कंपैरिजन टू ब्रह्मा. ठीक है, जैसे कि एक मिराज हो गया, एक ड्रीम लाइक रियलिटी हो गई. एक रोप जैसे है ना, कि मान लो एक रोप है, आपको कई बार अंधेरे के अंदर रोप को भी आप ऐसे डर जाओगी तो सांप लग रहा है. तो आदि शंकराचार्य से इसकी जो वर्ल्ड है हमारा, इट्स रियल इन एवरीडे लाइफ, विच इज़ योर व्यवहारिका स्तत. बट अल्टीमेटली हाइयर स्टेट है जिसको हम कहते हैं परमर्थिका सत, जहाँ पे आपका जो वर्ल्ड है वो एक सिर्फ ब्रह्म से बेस करा जाता है. ठीक है, देन वी हैव 2 लेवल्स ऑफ नॉलेज. इन्होंने कहा कि जो हमारी नॉलेज होती है वो 2 लेवल से देखी जा सकती है. फर्स्ट इज योर पर विद्या, देन वी हैव योर अपर विद्या. पर विद्या इज योर हायर नॉलेज, जो कि आपके
विकल्प समाधि के बाद मिलती है, एकदम डायरेक्ट रियलाइजेशन कि हाँ आत्मन और ब्राह्मण सेम है। इट्स बियॉन्ड सेंसेस, बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड डुअलिटी, उसका कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, सब कुछ मतलब एक ही है वाली चीज़। देन वी हैव अपर विद्या विच इज़ योर लोअर नॉलेज, जहाँ पे एम्पेरिकल, साइंटिफिक, लॉजिकल, सेंसरी नॉलेज होती है। आपकी फिलोसफी, साइंस, आर्ट सब कुछ ही वैलिड है, बट ये लिबरेट नहीं करवाएगी आपको। देन वी हैव माया, प्रकृति एंड द लॉज ऑफ द वर्ल्ड। अद्वैत थोड़ा सा सांख्य लोग से डिफ्रेंशिएट करता है। वो कहता है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि माया है। माया एक्ट्स लाइक प्रकृति, ठीक है। जैसे हमारा जो वर्ल्ड है इट्स गवर्न्ड बाय कर्म, 3 गुण्स एंड 5 एलिमेंट्स, ठीक है। लाइक एलिमेंट्स वही हो गया आपके पंच महाभूत विच इज़ योर अर्थ, एयर, फायर, वाटर, स्पेस, ठीक है। तो इवन दो वर्ल्ड अल्टीमेटली एक अपीरियंस ही है, कि स्टिल बहुत सारे लेवल्स पे ऑपरेट करता है, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है, मॉरल लॉ होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। इंडिविजुअल जो है उसको हम जीव बोलते हैं, विच इज़ और एम्पेरिकल इंडिविजुअल, जो हमें दिख रहा है, जो तुम हो, जो मैं हूँ। ये इक्विवेलेंट है टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जो आपकी कोर है विच इज़ योर आत्मन। बट उसको आप आइडेंटिफाई करते हो कि नहीं, दिस इज़ माई बॉडी। यू नेवर से आई एम द बॉडी, यू से दिस इज़ माई बॉडी, दीज आर माई सेंसेस, ठीक है। आई एम सेंसेस, इट हु इज़ द आई, सो आई इज़ द आत्मन ओवर हियर। मिस्टेकनली इसको आप आइडेंटिटी मान लेते हो कि यू, इवन दो यू आर सेइंग कि माई बॉडी, बट आप खुद को आप कंसिडर कर रहे हो कि मैं तो बॉडी ही हूँ। दैट्स योर अविद्या, इट्स योर प्रीमॉडल इग्नोरेंस। इट कॉजेज द इनफाइनाइट ब्राह्मण टू अपीयर एज आर इंडिविजुअल सेल्फ्स। उन्हें लगता है कि बॉडी और आई अलग अलग है, कि मैं एक लिमिटेड पर्सन हूँ जो मुझे दिख रहा है। ह्यूमन इनर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अंतःकरणा, तो अद्वैत वेदांत जो है वो डिस्क्राइब करता है आपका एक सटल साइकोलॉजिकल अपैरेटस, जिसके अंदर आपको माइंड को बोला गया है मनस, जो डाउट्स क्रिएट करता है, डेलिब्रेट करता है, एनालाइज करता है चीज़ों को, सेंस करता है डेटा को। वो एक्शन और मेंटल प्रोसेसिंग के लिए, अटेंशन और मेंटल प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट। देन वी हैव योर बुद्धि विच इज़ योर इंटेलेक्ट, जहाँ से आपकी सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, एक्शंस डिटर्मिन हो रहे हैं। देन वी हैव योर अहंकार विच इज़ योर ईगो, कि मैं और मेरी चीज़ें, डिफरेंस, सेल्फ रेफरेंस, वैनिटी, सेल्फ सेंटर्डनेस जो होती है हमारी। देन वी हैव चित्त विच इज बेसिकली योर मेमोरी और योर स्टोर हाउस, जहाँ पे आपकी मेमोरी स्टोर हो रही है, इंप्रेशन, संस्कार स्टोर हो रहे हैं, हैबिट स्टोर हो रही है, टेंडेंसी स्टोर हो रही है, जिसको हम वस्तन कहते हैं। कनेक्शन जो लाइफ टाइम्स के क्रॉस हो रहे हैं उन्हें स्टोर करा जाता है। अब हमारे 4 स्टेजेस हैं कॉन्शियसनेस के। फर्स्ट इज़ योर वेकिंग स्टेज विच इज़ योर जागृत, आप जगे हुए हो, जागृत हैं हम। सो माइंड हो गया, सेंसेस हो गए, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, दैट्स योर जागृत स्टेट। बैठ के वीडियो देख रहे हो, सो के वीडियो देख रहे हो, दैट्स योर जागृत स्टेट। ड्रीम इज स्वप्न, स्वप्न जो भी आपको सपने आते हैं, सेंसेस जो रेस्ट पे चले जाते हैं, जब आपके माइंड अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट कर देता है आपके इंप्रेशन जो स्टोर है उसके बेसिस पे। एक्सपीरियंसेस जो है वो इंटरनल होते हैं, सटल होते हैं। शंकरा कंपेयर्स ड्रीम टू इल्यूजन्स, कि कैसे कोई चीज़ अनरियल है बट वो स्टिल आपके यू नो हाउ ड्रीम्स वर्क। व्हेन यू आर फॉलिंग इन अ ड्रीम यू फील दैट फियर, आप वो डर के उठते हो, बट दैट वाज नॉट एक्चुअली रियलिटी वाली थिंग ना। तो देन वी हैव डीप स्लीप विच इज़ योर सुसुप्ति, जहाँ पे कोई डिज़ायर नहीं होते, कोई ड्रीम नहीं होते, माइंड जो है वो टेम्परेली आपका डिजॉल्व भी हो जाता है एक तरीके से। एक ब्लिसफुल इग्नोरेंस है बट स्टिल इग्नोरेंस है। जो आपका सेल्फ है वो शाइन करता है बट वो अनरिकग्नाइज्ड हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, व्हेन यू स्लीप, इफ यू आर इन दैट डीप स्लीप, यू आर हाफ डेड, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली डेड बट यू डोंट हैव टू डील विद द रियलिटी, सो दैट। देन वी हैव तुर्या, द फोर्थ ट्रांसेंडल स्टेट होता है ये, जहाँ पे आपको डायरेक्टली रियलाइज हो जाता है कि हाँ भाई ये ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। तो वो वॉकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, हर चीज़ के बियॉन्ड, इट्स लाइक समाधि बट इन योर वेदांतिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट्स नॉट अ स्टेट, इट्स द बैकग्राउंड रियलिटी, कि सब कुछ ही वही है। अब ये मैटर क्यों करता है कॉन्शियसनेस समझने के लिए? अद्वैत का जो कंट्रीब्यूशन है कॉन्शियसनेस में, वो स्टडी करती है कि कॉन्शियसनेस जो है हमारा ब्रेन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो रियलिटी है हमारी। माइंड और बॉडी तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इट्स आर अविद्या, इट्स आर माया, ठीक है। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो डिफर करता है ट्रूथ में, जैसे कि आपका ड्रीम है, वेकिंग है, स्लीप है, तो रिया है, ठीक है। ड्रीम स्टेट जो है वो अनरियल होता है, कि आप उठते हो तो आपको लगता है कि क्या, कहाँ उठे मैं। तो वेकिंग वर्ल्ड इज ऑल्सो सीन एज रिलेटिव when one awakens to Turiya.
देन वी हैव योर उपनिषद, एक डिस्क्रिप्शंस ऑफ हायर कॉन्शियसनेस. उपनिषद जो है वो पोइटिकली ही बोलते हैं अपने जो फोर्थ स्टेज के बारे में या तुरिया के बारे में. जैसे कि एक एग्जाम्पल दे तो वर्ड्स टर्न बैक फ्रॉम इट अलॉन्ग विद माइंड अनेबल टू रीच. कि आपका जो ब्रह्म है, ब्राह्मण है या ब्रह्म है, जो भी आप बोलो, वो ग्रैस्प भी नहीं कर सकते आप थॉट में, लैंग्वेज में, वो बस है. अब अगर आप वो तुरिया एक्सपीरियंस कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसको निर्विकल्प समाधि भी बोलते हैं. ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट है जहाँ पे डायरेक्टली आपने अपनी रियलिटी एक्सपीरियंस कर चुके हो. ये स्टेट तो टेम्परेरी बट इसके इफेक्ट्स परमानेंट है, जैसे अदर समाधि स्टेट्स होते हैं लाइक वी स्टडीड अभी. तो ये है, ये उतनी लंबी लास्ट नहीं करती. जैसे ही एंड हो गया पर्सन नॉर्मल साइकिल पे अपीयर हो जाता है, बट अगैन वो सेम अपीयर नहीं होता. एवरी मोमेंट ऑफ दैट रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्स द इंडिविजुअल. ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों होता है, क्योंकि जब आपको रियलाइज़ हो गया कि हाँ भाई यही सब कुछ है, तो आपको और किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. आपके जो भी नैरो आइडेंटिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाएंगे, अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा, इमोशनल हाइज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे. हाइज हो गए, लोज हो गए, व्हाटएवर, योर ईगो विल डिसअपियर. पर्सन काम हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. हैव यू हर्ड द मोमेंट यू आर अपसेट बाय समबडीज वर्ड्स और द मोमेंट यू फील गुड व्हेन समबडी अप्रिशिएट्स यू, यू बिकम अ स्लेव. बिकॉज तुम अपने आप को इफेक्ट होने दे रहे हो किसी और के थॉट का, किसी चीज़ से. ठीक है, कोई बायस नहीं रहेगी, कोई ग्रुप आइडेंटिटी नहीं रहेगी, कंपैशनेट हो जाओगे आप एकदम. तो मतलब ये एक अलग ही स्टेट हो जाता है. दिस स्टेट इज नोन एज स्थिता प्रजना, विच इज़ अ स्टेट जब आपका पर्सन को बस विजडम मिल गई है, लाइक यू हैव अचीव्ड इट ऑल. अटेन कैसे करें अब हम तुरिया को, वेदांत जो है वो क्लियरली स्टेट करता है कि ये एक्सीडेंटल नहीं है भाई स्टेट. एकदम से आप नहीं पहुंच जाओगे, कोई गिफ्ट नहीं है गॉड से. अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, नॉलेज कर रहे हो, तो आप अचीव कर पाओगे. अब इसके हमारे 4 मीन्स बताए हुए हैं, विच इज़ योर साधना कटुस्त्या. फर्स्ट इज विवेक, जिसके अंदर आप डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाओ कि एटर्नल क्या है और टेम्पररी क्या है. यू नो दैट योर परमानेंट इज ब्रह्म, योर कॉन्शियसनेस. इम्परमानेंट इज योर बॉडी, पोजेशंस. मतलब एकदम आप फ्री हो जाते हो ना जब हर चीज़ से. देन वी हैव हाँ, तो इट इज़ नॉट अ डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि आप वेट कर रहे हो आपको बाद में प्लेजर मिलेगा. इंस्टेड आपको पता लग जाता है कि रियल हैप्पीनेस तो ये सब है ही नहीं, रियल हैप्पीनेस तो कुछ और ही है. देन वी हैव वैराग्य, विच इज़ योर डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग. आपको कोई फिजिकल प्लेजर, क्रेविंग्स, इमोशनल प्लेजर, कोई रिवॉर्ड, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता. ये रिजेक्शन नहीं है चीज़ों का, आपको एक फ्रीडम मिल जाती है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता उनसे, क्योंकि आपको पता है सब कुछ टेम्प्रेरी है, ये तो रियलिटी है ही नहीं. देन वी हैव 6 वर्च्यूज़, विच इज़ योर सत संपत्ति. तो इसमें क्या है कि मेंटल डिसिप्लिन हैं जो आपको चाहिए होते हैं अपने माइंड को क्वाइट करने के लिए. विच इज़ योर सम, माइंड की मास्टरी, माइंड को फोकस रखना. धम, कंट्रोल करना अपने सेंसेस को. उपारति, विच इज़ विड्रॉल, कुछ भी अपने माइंड को, एक्सटर्नल सिम्लाई को चेज करने ही नहीं देना. तितिक्षा, विच इज़ योर एंड्योरेंस, की एक एबिलिटी जिसमें आप पूरी डिफिकल्टी फेस कर चुके हो पर कोई कंप्लेन नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई एजिटेशन नहीं है. देन वी हैव श्रद्धा, विच इज़ योर फेथ. कॉन्फिडेंस रखो अपने टीचर में, अपने स्क्रिप्चर में, वो मेथड जो आपको रियलाइजेशन के लिए ले जाएगा. ब्लाइंड फेथ नहीं है बट आपका टेस्टेड रैशनल कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि हाँ भाई मुझे ये पहुँचाएगा यहाँ पे. देन वी हैव योर समाधना, एक पॉइंटेडनेस की, एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ब्राह्मण के ऊपर. तो ये 6 वर्च्यूज़ हैं. व्हाट वर दी? सम, धम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एंड समाधना. देन लेट्स टॉक अबाउट मुमुक्षुत्व, विच इज़ योर इंटेंस डिज़ायर फॉर लिबरेशन. कि आपको एक ईगो, एक आपको है कि बस मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे ईगो नहीं चाहिए, मुझे इग्नोरेंस नहीं चाहिए, मुझे सफरिंग नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट व्हाट्स रियल. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 4 स्टेट के बाद क्या होता है. एक तो हम कैसे वो एक्सपीरियंस करते हैं स्टेट, ठीक है, तो ये कैसे अचीव करना है. तो पहला हमारा था विवेक, दूसरा हमारा था वैराग्य, तीसरा हमारा था 6 वर्च्यूज, चौथा हमारा है मुमुक्षुत्व. ये 4 तरीके हैं टू अटेन योर दिस थिंग तुरिया. नाउ वी हैव 3-fold पार्ट टू रियलाइजेशन, विच इज़ योर श्रवणा, मनना, निधिध्यासना.
ठीक है। तो वेदांता ने एक सिस्टमैटिक मेथड बताया। फर्स्ट इज योर श्रवणा, विच इज आप श्रवण कर रहे हो, किसी चीज़ को सुन रहे हो, वेदांतिक टीचिंग्स को सुन रहे हो एक क्वालिफाइड टीचर के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है और जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुकी है। सेकेंड इज योर मनना, विच इज़ रिफ्लेक्शन, कि आप रैशनल कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हो कि आपके जो भी डाउट्स है क्लैरिटी मिल जाए, आपको डाउट सारे रिजॉल्व हो जाए। लास्ट इज योर निध्यसना, डीप कंटेम्पलेशन, एक अनब्रोकन स्टेट ऑफ मेडिटेशन जिसमें आपको नॉन डुअल ट्रूथ पे फोकस है कि मतलब आपका माइंड एकदम एब्जॉर्ब हो जाए इस स्टेट तक। सिमिलैरिटी देखिए अगर हम योगा और वेदांता में, तो दोनों में ही आपके वर्ल्डली अटैचमेंट से विड्रॉल होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, स्क्रिप्चर की स्टडी होती है, डिसिप्लिन की बात होती है, मेडिटेशन की बात होती है एज अ वे टू समाधि। वेदांत वाले जो लोग होते हैं वो इनकॉपरेट करते हैं 8 लिम्ब योगा सिस्टम को मेंटल प्योरिफिकेशन के लिए। डिफरेंस ये कि कहीं ना कहीं आपकी डिफरेंस तो आएंगी। तो वेदांत के अंदर योग में क्या होता है, केवल्या पे फोकस होता है, आइसोलेशन, एक पर्टिकुलर आपका जो कॉन्शियसनेस है और प्रकृति से हट जाना। वेदांत में आपका सेल्फ रियलाइजेशन होता है, ये रियलाइज कर लेना कि आत्मा और ब्रह्म सेम है। योग में आपकी एंडिंग सफरिंग एंड हो जाती है। वेदांत में होता है कि हाँ भाई एक इनफाइनाइट आपको ब्लिस मिल चुकी है। योग में रियलिटी डुअलिस्टिक नेचर में होती है, वेदांत में रियलिटी नॉन डुअल होती है। अब फोर्थ स्टेज की अगर हम नॉलेज की बात करें तो उसको वैलिडेट कैसे करते हैं। वेदांत ने कहा कि हमारे 3 सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। फर्स्ट इज योर प्रत्यक्ष, तर्क एंड श्रुति। प्रत्यक्ष इज योर परसेप्शन, तर्क इज योर रीजनिंग एंड श्रुति इज योर स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी। वेदांत आर्ग्यू करते हैं कि जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो वैलिड उन्हीं के लिए हैं जो डायरेक्टली सीखा जा सकता है एक्सपीरियंस के थ्रू। स्क्रिप्चर्स आर वैलिड ओनली फॉर व्हाट कैन नॉट बी नोन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते। अगर स्क्रिप्चर जो भी आपका एक्सपीरियंस कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो फिर आपका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली जीतेगा। अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो नॉन कॉन्ट्राडिक्शन है। वेदांतिक एम्पेरिसिज्म की बात करें तो वेस्टर्न एम्पेरिसिज्म रिकॉग्नाइजेज ओनली वेकिंग स्टेट परसेप्शन। वेदांत जो है वो कहता है कि अल्टर्ड स्टेट्स भी होते हैं, आपके हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, जैसे कि समाधि में जो आपको नॉलेज मिलती है। तो वेदांत जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई स्टेट इंडिपेंडेंट है आपकी एम्पेरिकल नॉलेज। क्या आप किसी की समाधि वेरीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज जस्ट फील दैट योर सेल्फ, एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ। बट हाँ आपको कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं साइंस दिख जाते हैं, जैसे कामनेस, कंपैशन, ईगो चली गई, बहुत इक्वल वे के अंदर लोगों को ट्रीट कर रहा है। तो दैट्स द क्वालिटीज ऑफ स्थित प्रजन। ठीक है। अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी से लिंक करें तो कोई डायरेक्टली आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इन सब पे फोकस नहीं करता। इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, कि आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो, सब कुछ अच्छा होने पे फोकस ज़्यादा है। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ योग एंड वेदांता। बड़ा टॉपिक है आई नो, बट डोंट वरी, हो जाएगा, ईजी है। एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, समझोगे तो याद हो जाएगा। एप्लीकेशन हम 5 एरियाज में देख सकते हैं। फर्स्ट इज योर सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, थेरेप्यूटिक इम्प्लीकेशन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस में यूज़ कर सकते हैं, और एक डिस्टेंट रिमोट इंटरसेसरी प्रेयर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। सोशो पॉलिटिकल की बात करें तो गांधी जी का एग्जाम्पल ले लो, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी वो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में भी रूटेड थी। सत्याग्रह हो गया, अहिंसा हो गया, कंपैशन, लव, ऑल्टरिज्म, ये सब हमने पढ़ा है अभी। ये सिर्फ एथिकल वैल्यूज़ नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर कहीं ना कहीं रूटेड हैं। इन्हें गांधी ने हमेशा एक इनर वॉइस की तरह रेफर करा कि कैसे उनका इनर कॉन्शियसनेस, स्पिरिट जो है वो ड्राइव करता है एथिकल सोशल चेंज को। ऑल्दो दीज थिंग्स आर क्वेश्चनड अ लॉट बिकॉज गांधी हैज़ डन अ लॉट ऑफ अनक्वेश्चनेबल चीज़ें, नॉट अनक्वेश्चनेबल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल चीज़ें भी करी हैं उन्होंने। बट या दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट्स देयर इन योर रीडिंग्स, तो मैंने सोचा कि मैं वही इंक्लूड कर दूँ। ये कैसे मैटर करता है सोशो पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंदर। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी जो है वो एक फ्रेमवर्क बन जाती है आपका सोसाइटी के मॉरल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, आपकी एथिकल ग्राउंडिंग मिल गई, सोशल चेंज के लिए एक मेथड हो गया। इट्स अ वे टू रिड्यूस वायलेंस एंड आप हार्मनी को प्रमोट कर रहे हो। ऑल्दो रिसर्च की ज़्यादा नीड है इसके अंदर। ठीक है, एज पर द टेक्स्ट उन्होंने कहा कि हाँ बहुत ज़्यादा नीड है अभी इसमें साइंटिफिक और एकेडमिक स्टडी की, इट्स नॉट एज रिसर्च्ड। थेरेप्यूटिक इम्प्लीकेशन की बात करें तो स्पिरिट वर्सेस ईगो। तो इंडियन साइकोलॉजी के अंदर हम स्पिरिट की बात करते हैं जिसमें आत्मा हो गया या और पुरुष हो गया। ठीक है, तो ईगो जो है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ योर माइंड जो आपके ट्रू सेल्फ को कवर करता है। तो थेरेपी का इधर गोल ये हो गया कि आप ईगो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, सिर्फ एडजस्ट नहीं कर रहे हो। वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है वो ईगो फंक्शनिंग पे फोकस करती है।
साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट में फोकस करती है, ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम पे भी फोकस करती है। तो कॉन्शियसनेस को माइंड से इक्वेट करा जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं, बट दैट्स डिफरेंट इन योर इंडियन साइकोलॉजी। अब अगर हम श्री अरबिंदो जी के मॉडल की बात करें ईगो ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उन्होंने कहा कि 3 स्टेप से हो सकती है। फर्स्ट इज योर एस्पिरेशन की इनर डिज़ायर को कनेक्ट करने का हायर कॉन्शियसनेस से, सरेंडर, कॉन्शियसनेस को अलाउ करो कि हाँ भाई एक्सपीरियंस कर सकते हो विदाउट एनी प्री कंसीव्ड एटीट्यूड्स। रिजेक्शन, रिमूविंग ईगो बेस्ड टेंडेंसीज दैट कुड क्लाउड प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, गोल यही है कि जो साइकिक बीइंग है आपका उसको गाइड करने दो लाइफ को। देर इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हीलिंग जिनकी बात करिए, तो वेस्टर्न के अंदर हॉरिजॉन्टल होता है जो कि ईगो लेवल्स पे होती है, स्पिरिचुअल जो है वो वर्टिकल लेवल पे होती है। ठीक है, जो आपकी ईगो से ऊपर जाती है प्योर कॉन्शियसनेस के अंदर। तो इंडियन साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी से आप लिंक कर सकते हो टू प्रमोट जॉय, हार्मनी, इनर पीस, नॉन ईगोइक हैप्पीनेस। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। प्रॉब्लम क्या है वेस्टर्न पैराडाइम के अंदर की जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे टेलीपैथी हो गया, साइकोकिनेसिस हो गया, प्रीकॉग्निशन हो गया, तो ये वेस्टर्न साइंस में चैलेंज करी जाती है कि वेस्टर्न असम्पशन जो है वो कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर है, प्योर मेंटल इन्फ्लुएंस वायलेट्स फिजिकल लॉज इन एज करेंटली अंडरस्टूड, कि फिजिकल लॉज को वो सरपास कर जाती हैं चीज़ें। तो वेस्टर्न साइंस जो होती है वो इनको कॉग्निटिव एनोमलीज कहती हैं, जो वो फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इंडियन स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो ये बेटर सूटेड है। ठीक है, तो इंडियन थॉट के अंदर ये नहीं होता कि आप अलग नहीं करते अपना नेचर और सुपर नेचुरल चीज़ें, माइंड और मैटर को आप इंटरकनेक्टेड देखते हो। ठीक है, स्पिरिट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन डिजॉल्व्स एट हायर लेवल कॉन्शियसनेस। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिवीजन ही खत्म हो जाता है। तो टेलीपैथी, नॉन लोकल अवेयरनेस, साइकिक फिनोमेना, ये सब जो है ये नेचुरल पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं आपकी, दीज आर नॉट योर अनसाइंटिफिक चीज़ें। इम्प्लीकेशन ये है कि इससे आपके नए कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, नए मेथड्स, नए पैराडाइम्स डेवलप हो सकते हैं अपने साइकिक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए। इम्प्लीकेशन फॉर हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ में लिटरेचर दिखाता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपकी बेटर फिजिकल हेल्थ, बेटर मेंटल हेल्थ, ग्रेटर लॉन्जेविटी, बेटर कोपिंग, लोअर सब्सटेंस अब्यूज, इन सबसे लिंक्ड है। ठीक है, फाइंडिंग्स अगर बताऊँ मैं, कोइंग एट एल की स्टडी जो 2001 में हुई थी, तो उसमें बताया कि जो भी रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें एंग्जाइटी कम है, इम्यून फंक्शनिंग बेटर थी लोगों की, हार्ट डिजीज़ के रेट्स कम थे, डिप्रेशन कम था, रिहैब कम था। तो देखो रिलीजन से लिंक करने का यहाँ पे सेंस वही है कि जो प्रिंसिपल्स हैं ना ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आई थिंक हर रिलीजन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, अबाउट नॉन वायलेंस एंड ऑल दिस, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऑल द रिलीजन्स आर टॉकिंग अबाउट अ प्योर कॉन्शियसनेस इन अ वे और दी अदर, जितना मुझे आइडिया है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपकी होती हैं, लाइक ऑल दीज फाइंडिंग्स दैट आर देयर। तो रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट से आपके सर्वाइवल रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि सपोर्ट मिलता है आपको, लोगों का हेल्पलेसनेस कम हो जाती है, कॉग्निटिव मीनिंग फ्रेमवर्क डेवलप होता है, होप होता है, पॉजिटिव इमोशंस होता है, आप रिलैक्सड होते हो, स्ट्रेस कम हो जाता है, कंपैशन, ऑल्टरिज्म जो है वो बढ़ जाते हैं, उससे आपकी एंग्जाइटी सफरिंग कम होती है। बट ये इनफ नहीं है। तो दिस इज़ नॉट इनफ फॉर सम फाइंडिंग्स, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनको पता नहीं है कि उनके लिए कोई प्रे कर रहा है, या इफ़ेक्ट्स जो एक डिस्टेंस पे अकर हो रहे हैं, जो लोगों की डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, लास्ट इज योर रिमोट और डिस्टेंस इंटरसेसरी प्रेयर। तो इसमें दिखाता है कि कुछ स्टडीज़ हैं जो इन पेशेंट्स के बारे में प्रेयर करी गई है वो जल्दी रिकवर हो गए। ठीक है, जैसे कॉम्प्लिकेशन कम हुई, कार्डियक आउटकम अच्छी हुई, रिकवरी अच्छी हुई। जैसे कि ब्राइड ने ये क्या नंबरिंग हो गई यहाँ पे, ब्राइड ने 1988 के अंदर करा, तो उन्होंने पता लगा कि डिफरेंसेस उन्हें देखे हार्ट फेलियर्स में, रेस्ट के अंदर, मेडिकेशंस के अंदर। हैरिस एट एल ने जो स्टडी करी उन्होंने कहा कि बेटर रिकवरी हुई जिन ग्रुप के लिए प्रेयर करी हुई है। मलर ने देखा 2001 में कि मेटा एनालिसिस जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है, बट कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें भी हैं, कई जगह पे कोई इफेक्ट ही नहीं आया। जिनको पता था कि उनके बारे में लोग प्रे करें उनका हो सकता है कि वर्स इफेक्ट भी निकला हो, ऑपोजिट इफेक्ट निकल जाए। तो की इनसाइट ये कि इनको आप मतलब पैरासाइकोलॉजी में कहीं ना कहीं फाइंडिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, दे आर रियल बट नॉट रेप्लिकेबल रियली। ठीक है, तो कई बार इफेक्ट रिवर्स भी हो जाते हैं। इससे सजेस्ट ये करता है कि जो मैकेनिज्म है वो सटल हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सुपर नेचुरल इंटरवेंशन हो सकता है आपका माइंड बॉडी या माइंड इन्फ्लुएंस हो,
ब्राउड एंड श्लिट्स ने एक्सपेरिमेंट करे थे जिन्होंने दिखाया कि आपकी मेंटल इंटेंशन जो है वो सिर्फ मेंटल इंटेंशन आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, मसल रिस्पॉन्सेज, इमेजरी या इवन ब्लड सेल एक्टिविटी। तो ये आपकी इवन व्हेन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन गॉड और स्पिरिचुअल पावर, ये चीज़ें होती हैं। तो इफेक्ट जो होता है प्रेयर का मे बी वो नेचुरल हो सकता है, नॉन लोकल हो सकता है, कॉन्शियसनेस बेस्ड हो सकता है, सुपर नेचुरल नेसेसरली नहीं है। यू नो हाउ दिस हैपन्स, जब आप अपने आप को सेट कर लेते हो कि आई कैन डू दिस, देन यू एंड अप डूइंग थिंग्स। व्हेन यू थिंक ओ आई एम सिक, ओ आई कांट डू दिस, ओ एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, थिंग्स स्टार्ट सीमिंग टू गो इवन वर्स। दिस इज़ वॉट इट इज़ फॉर योर योगा इन वेदांता। आई नो लंबा लंबा वीडियो हो गया है, तो आई वुड जस्ट से कि प्लीज़, आई होप यू हैव मेड नोट्स। उन नोट्स पे बार बार रिवाइज करो। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, और प्रेफरेबली तुम यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। सो मेजर पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है। एंड इवन दो वेस्टर्न व्यूज़ भी हमें करने हैं, बट वेस्टर्न व्यूज़ आर नॉट दैट डिफिकल्ट, वो बहुत बेसिक है, ठीक है, तो हो जाएगा। अभी आई जस्ट सजेस्ट कि रिव्यू कर लो। मैं पार्ट 2 के अंदर तुम्हें पूरा का पूरा वेस्टर्न व्यूज़ कवर करा दूंगी। वेरी सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है ऑनेस्टली, थोड़े से बस ये कि टर्म्स वगैरह हैं, बट व्हेन यू डू इट, व्हेन यू मेक फ्लो चार्ट्स एंड ऑल, हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन ट्रस्ट मी, हो जाएगा, बिकॉज मैंने करा है एंड हो जाएगा, इट्स फाइन। एंड यू कैन जॉइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी इफ़ यू वांट द पीपीटी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो यार प्लीज़, मैं कंटेंट बना रही हूँ आजकल थोड़ा बहुत। एंड दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर एंड बाय बाय। पार्ट 2 में जब आओगे तो ये रिवाइज करके ही आना पूरा।